नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 591 10 गुना बदला। चूंकि ये यून जानता था कि इस मामले को छुपाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने की जहमत ही नहीं उठाई। वह बेखौफ होकर दुकान से बाहर निकल गया, किसी से डरा नहीं। हालांकि ये यून को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आहनू और आहयू बहुत कमजोर थे। अगर वह ली फायर सेक्ट के स्वर्ग स्तरीय प्रतिष्ठान से आए लोगों से लड़ता तो भाई बहन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता, खासकर आहयू पर जो लगभग नश्वर थी। वह बहुत कमजोर थी। अपने हाथ के इशारे से ये यून ने युआनची की एक लहर का उपयोग करके आहयू और आहनियू को ढक लिया। इसके बाद उसने दुकान का दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सड़क पर मौजूद कई लोगों ने उधर देखा। कुछ समय पहले हालांकि ली फायर सेक्ट की दुकान बंद हो गई थी, लेकिन सड़कों पर मौजूद कई योद्धाओं ने पहले ही पता लगा लिया था कि दुकान में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। वे ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि किस तरह का व्यक्ति ली फायर सेक्ट से लड़ने का साहस करता है। अब जब उन्होंने किसी व्यक्ति को बाहर निकलते देखा तो बाहर मंडरा रहे सभी लोग दुकान के अंदर देखने लगे। इन लोगों के नजरिए से जो कोई भी ली फायर सेक्ट की दुकान में गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत करता, जिससे ली फायर सेक्ट को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता, वह शायद अब तक एक लाश बन चुका होता। हालांकि जब दरवाजा खुला तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। दुकान के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। 10 से अधिक लोग अधमरे पड़े थे। उनके कपड़ों पर ली फायर सेक्ट के प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किए हुए थे। अलमारियां और सामान फर्श पर बिखरे पड़े थे। ये सब देखते हुए वे लोग एक युवक को शान से दुकान से बाहर निकलते हुए देख रहे थे। ये व्यक्ति कौन है? वहां मौजूद योद्धाओं की भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ली फायर सेक्ट की दुकान बंद हो गई, लेकिन अंततः वह नष्ट हो गई। और वह युवक जो बाहर निकला, उसने स्वर्ग मार्शल सिटी में ली फायर सेक्ट द्वारा स्थापित दुकान में हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? और फिर भी वह इतने शान से बाहर कैसे निकल गया? उसने किस तरह की चीजें खाई जिससे उसे इतनी हिम्मत मिली? ये यून ने देखने वालों की बिल्कुल अनदेखी करते हुए भीड़ में प्रवेश किया। ये यून के कदम तेज नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के बीच की दूरी कम हो रही हो। कुछ ही सहज कदमों में वह भीड़ से कुछ गलियों की दूरी तय कर चुका था और भीड़ की नजरों से ओझल हो गया था। इसी क्षण एक और आकृति दुकान से बाहर निकली और तेजी से भाग गई। हीरो, रुको रुको, मुझे पीछे मत छोड़ो, आहयू के चचेरे भाई ने भयभीत होकर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह बेहद भयभीत महसूस कर रहा था। ये यून ने पल भर में पूरे ली फायर सेक्ट को नाराज कर दिया था। ली फायर सेक्ट एक विशाल संस्था थी। ये यून से पराजित होने वाले लोग मामूली लोग थे जिनका ली फायर सेक्ट में कोई खास रुतबा नहीं था, इसलिए ये यून द्वारा उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन छोटे मोटे दुश्मनों को हराने के बाद अगर ली फायर सेक्ट का कोई एल्डर ढूंढने आ जाए तो क्या होगा? आहयू का चचेरा भाई पहले से ही इतना डरा हुआ था कि आगे क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। अब वह केवल ये यून पर ही भरोसा कर सकता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये यून आहनियू और आहयू को अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए आहयू का चचेरा भाई केवल आंसू बहाते और पेशाब करते हुए उसका पीछा करने के लिए बेताब था। ये यून भाई बहनों को शहर के इलाके से दूर स्वर्ग मार्शल सिटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक बड़े सराय में ले गया। इस सराय को सिक्स स्वॉर्ड्स इन कहा जाता था और इसे तियान युआन दुनिया के सिक्स स्वॉर्ड्स एलायंस द्वारा खोला गया था। सिक्स स्वॉर्ड एलायंस भी एक विशाल संगठन था जिसका तियान युआन जगत में लंबा इतिहास रहा है। इसका गठन तलवारबाजी की कला का उपयोग करने वाले कुल 6 संप्रदायों और पारिवारिक कुलों द्वारा किया गया था। सिक्स स्वॉर्ड्स अलायंस मार्शल अलायंस से कमजोर था। विशेषकर हाल के वर्षों में मार्शल अलायंस लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था। धीरे धीरे इसने दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अब कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे में सिक्स स्वॉर्ड्स एलायंस को केवल शांत रहना पड़ सकता था। हालांकि सिक्स स्वॉर्ड्स एलायंस के लिए मार्शल एलायंस से प्रतिस्पर्धा करना असंभव था, लेकिन मार्शल एलायंस का इरादा सद्गुण का उपयोग करके दुनिया को जीतना था, इसलिए वह सिक्स स्वॉर्ड्स एलायंस जैसी संस्थाओं के साथ संघर्ष नहीं कर सकता था। ये यून ने शान से सिक्स स्वॉर्ड्स इन में प्रवेश किया और 2 उच्च श्रेणी के कमरे बुक किए। एक रात में 3 निम्न श्रेणी के अवशेष खर्च हो गए, जिससे आहनियू और आहयू को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। आहनियू की साधना पद्धति अब तक निम्न श्रेणी की उन वस्तुओं का कम ही उपयोग करना थी जो किसी काम की नहीं थी। वह कभी भी निम्न श्रेणी की वस्तुओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब एक सराय में एक रात बिताने के लिए 3 वस्तुएं खर्च हो गईं, तो भला उसे तकलीफ क्यों नहीं होती? बड़े भाई जियान, क्या आप हमें यहाँ रहने देंगे? आहयू को ये यून का इरादा समझ आ गया था। उसे विश्वास था कि ली फायर सेक्ट की दुकान को नष्ट करने के बाद ये यून जल्दी से हेवन मार्शल सिटी छोड़ देगा। हालांकि ये यून का जाने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय उसने हेवन मार्शल सिटी में रहने का इंतजाम कर लिया। क्या वह ली फायर सेक्ट के लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रहा था? हीरो, तुम अभी भी यहाँ क्यों रुके हो? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें भागना होगा। आहयू का चचेरा भाई हौंफते हुए किसी तरह ही यून के पास पहुंचा। वह पसीने से तरबतर था और बुरी तरह थका हुआ था। ये यून को सिक्स स्वॉर्ड्स में ठहरने की तैयारी करते देख वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। अगर वह भाग नहीं पाता तो क्या वे लोग बस यहीं बैठे मौत का इंतजार करते रहते? जाहिर है ये यून उसके लिए जीवन रक्षक तिनके की तरह थी जिसे वह थामे रखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की। वह गर्म ईंट पर चींटियों की तरह बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
ये यून ने उस चंचल चचेरे भाई को जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई जो हवा के रुख के अनुसार बह जाता था। भागना चाहते हो? ये तो चीजों को हल्के में लेना था। उन दोनों को ले जाने के लिए जब तक वह गॉड एडवेंट टॉवर को नष्ट नहीं कर देता, शहर छोड़ने के बाद भी उनका पीछा किया जाता। सिक्स स्वॉर्ड्स अलायंस के सराय में क्यों न रुके? कम से कम वे इस दुकान को नष्ट करने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। इसलिए इस मामले में ये यून उदासीन था। आहनु और आहियू के लिए सराय में रहना ज्यादा सुरक्षित था। ये यून ने अनुमान लगाया कि 1 घंटे से भी कम समय में ली फायर सेक्ट उसे ढूंढने आ जाएगा। अपने ही क्षेत्र में बेरहमी से कुचले जाने के बाद ली फायर सेक्ट इतनी बुरी तरह अपमानित होने के बाद इसे कैसे जाने दे सकता था? ... ये यून गलत नहीं थी। मान रैंक वाले ली फायर सेक्ट की दुकान के मुसीबत में पड़ने के बाद मुख्य दुकान को तुरंत इस मामले की जानकारी मिल गई। ली फायर सेक्ट की पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी। ये हेवन मार्शल सिटी थी। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने गड़बड़ करने और उनके ली फायर सेक्ट की दुकान को नष्ट करने की हिम्मत की? क्या वह व्यक्ति पागल था? ली फायर सेक्ट ने तुरंत कुछ लोगों को तबाह हो चुकी मान रैंक की दुकान पर भेजा। दुकान की दयनीय हालत देखकर उनके चेहरे बेहद बिगड़ गए। दुकान तो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, यहाँ तक कि अंदर मौजूद लोग भी घायल हो गए थे। ये तो जनता की निगाहों के सामने ली फायर सेक्ट के चेहरे पर पैर रखने जैसा था। उनकी आत्मा के सागर नष्ट हो गए हैं। वे सब मंदबुद्धि हो गए हैं। जो एक अभी भी होश में है वह अपंग हो गया है। दुकान की जांच कर रहे ली फायर सेक्ट के वार्डन ने जांच के बाद गंभीर चेहरे से कहा, यह शहर का मुख्य इलाका है। यहाँ हर जगह लोग हैं। दिन दहाड़े ऐसा करने के लिए उनमें वाकई बहुत हिम्मत है। ली फायर सेक्ट के एक अन्य वार्डन ने कहा। उसने ठंडी निगाहों से उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति को देखा जो पूरी तरह से अपंग हो चुका था, और पूछा, क्या हुआ? किसी ने क्यों परेशानी खड़ी की? दुश्मनी कैसे पनपी? उनके कितने साथी थे? उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति की सांस लगभग रुक सी गई थी। अपने ली फायर सेक्ट के लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर वह भावनाओं के उथल पुथल से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निराशा के क्षणों में जब लोगों को जीवन बचाने वाली तिनके जैसी कोई चीज दिखाई देती थी तो उनकी आंतरिक भावनाएं टूटने के कगार पर होती थी। मुझे बचाओ। उदास चेहरे वाला वह आदमी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा। उसने अपने खून से सने हाथ से एक आदमी की पतलून खींची। उसने ली फायर सेक्ट के रक्षकों की ओर बड़ी उम्मीद से देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दांतियान की युवांची खत्म होने वाली है, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने पंथ से ऐसी दिव्य औषधि की कामना की जिससे उसकी नसें जुड़ जाएं और उसकी क्षतिग्रस्त मांसपेशियां ठीक हो जाएं। वह अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं करना चाहता था। वह केवल थोड़ी सी शक्ति के पुनः प्राप्त होने से ही संतुष्ट था। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति का अनुरोध सुनकर दोनों वार्डन ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या वह अपंग होने के बावजूद भी अपनी जान बचाना और अपनी युवांची को बरकरार रखना चाहता था? वह बहुत भोला था। उसे बचाना नामुमकिन नहीं था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे दिव्य खजाने खर्च करने पड़ते। यह इतनी बड़ी कीमत थी कि पूरे ली फायर सेक्ट को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। एक प्रमुख शिष्य को बचाने के लिए भी इतनी कीमत चुकाना उचित नहीं था, तो ऐसे में उस बाहरी शिष्य की क्या ही कीमत हो जो केवल व्यापार करता था और जिसका कोई भविष्य नहीं था। हालांकि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में न केवल ली फायर संप्रदाय के लोग थे, बल्कि बाहरी लोग भी देख रहे थे। वे एक बड़े संप्रदाय की शीतलता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें निर्दयी और भावहीन होने की आलोचना का सामना करना पड़ता। दोनों वार्डन ने औपचारिक शब्दों में कहा, हम आपके घावों का इलाज करेंगे। अब हमें बताइए कि क्या हुआ था। हमारे ली फायर सेक्ट को छूने की हिम्मत करने वाले को 10 गुना बदला भुगतना पड़ेगा। वार्डन ने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। ली फायर सेक्ट को छूने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वे एक महाशक्तिशाली गुट थे जिनसे तियान युआन जगत में किसी का भी दंड लेने का साहस नहीं था। इसके अलावा उनके मार्शल एलायंस के साथ संबंध और समर्थन थे, इसलिए जो भी उन्हें छूने की हिम्मत करता उसे विनाश के लिए तैयार रहना पड़ता। अध्याय 592 सबके सामने शव को लटकाना। इस समय हेवन मार्शल सिटी ट्रेजर हाउस एक पैगोडा शैली की इमारत थी जिसमें 22 मंजिलें थीं। आमतौर पर पहली 20 मंजिलें व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती थीं, जबकि 21वीं और 22वीं मंजिलें महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए उपयोग की जाती थीं। ट्रेजर हाउस की 21वीं मंजिल पर एक विशाल हॉल में हर तरह के बहुमूल्य खजाने रखे हुए थे। ये खजाने तियान युआन जगत के विभिन्न हिस्सों से लाकर खजाना घर में रखे गए थे। इनमें से कुछ बिक्री के लिए थे, जबकि अन्य विभिन्न बड़े गुटों द्वारा मार्शल एलायंस को उपहार स्वरूप दिए गए थे। कुछ साल पहले मार्शल एलायंस एक बड़ा गुट था, लेकिन ये तियान युआन दुनिया के विभिन्न बड़े गुटों से कभी भी उपहार प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों के साथ विभिन्न बड़े गुट मार्शल एलायंस की नजरों में अच्छा स्थान पाने के लिए होड़ कर रहे थे। और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मार्शल एलायंस ने वास्तव में अपनी बहुत सारी ताकत छिपा रखी थी। सिक्स स्वॉर्ड्स अलायंस जैसी एक विशिष्ट गठबंधन संस्था 6 गुटों द्वारा गठित की गई थी जो तलवारबाजी की कला का प्रयोग करते थे। सिक्स स्वॉर्ड्स अलायंस की मुख्य युद्ध शक्ति स्वयं 6 गुटों में निहित थी। जहां तक स्वयं सिक्स स्वॉर्ड्स अलायंस की बात है, इसकी आक्रमण क्षमता बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि मार्शल एलायंस अलग था। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से मार्शल एलायंस द्वारा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और रहस्यमय लोगों की खोज जैसे कई बड़े पैमाने के आयोजनों के बाद लोगों को यह पता चलने लगा कि मार्शल एलायंस की विरासत उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक व्यापक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मार्शल एलायंस गुपचुप तरीके से अपना एक अलग गुट तैयार कर रहा था। इस गुट में कितने लोग थे या इन लोगों की साधना का स्तर और शक्ति क्या थी, ये किसी को नहीं पता था। ऐसा गुट रहस्य से भरा हुआ था। शुरुआत में लोगों को लगभग कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि उनका प्रतीक चिन्ह ब्लड मून है। और बाद में संपूर्ण मार्शल एलायंस ने भी रक्त चंद्रमा को अपने प्रतीक के रूप में अपनाना शुरू कर दिया।
मार्शल एलायंस के खुलने के साथ ही इसने विभिन्न बड़े संप्रदायों के शिष्यों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया ताकि वे साधना के लिए मार्शल एलायंस में प्रवेश कर सकें। इस प्रकार स्वर्गीय दाओ संघ का जन्म हुआ। परिणामस्वरूप मार्शल एलायंस धीरे धीरे एक संप्रदाय में परिवर्तित हो गया था। हालांकि यह एक पारंपरिक संप्रदाय से अलग था। एक सामान्य संप्रदाय शिष्यों को ग्रहण तो करता था, लेकिन उन्हें संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने से रोकता था। यदि वे बीच में ही किसी अन्य गुट में शामिल हो जाते थे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी या उनकी साधना शक्ति को भी छीन लिया जाता था। हालांकि मार्शल एलायंस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके संप्रदाय के शिष्य अन्य संप्रदायों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे। इस तरह की उदार शर्तों ने कई बड़े गुटों के अभिजात वर्ग को आकर्षित किया। वे अपने मूल संप्रदाय की नींव को संरक्षित कर सकते हैं और मार्शल एलायंस में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वे स्वर्गीय दाओ संघ के सदस्य बन जाएंगे। स्वर्गीय दाओ संघ में जब तक आप में प्रतिभा थी, आपके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था, चाहे आप एक वीर व्यक्ति हो, स्वर्ग के प्रिय संतान हो या समुद्री डाकू हो। कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करके मार्शल एलायंस के साधना संसाधनों को प्राप्त कर सकता है। जहां तक मार्शल एलायंस के पास मौजूद संवर्धन संसाधनों की बात है तो ये तियान युआन जगत के किसी भी परिवार से श्रेष्ठ था। ऐसी परिस्थितियों में कौन स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश नहीं करना चाहेगा। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें सब कुछ हासिल किया जा सकता था, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बेशक आकर्षक होने के बावजूद स्वर्गीय दाओ संघ की आवश्यकताएं अत्यंत कठिन थीं। कई कुलीन लोग, जिन्हें बड़े पारिवारिक कुलों द्वारा बड़ी मेहनत से पाला पोसा गया था, स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करने के प्रयास में अस्वीकृत हो गए। खजाना घर के विशाल हॉल में 10 से अधिक लोगों से घिरे एक अधेड़ उम्र के विद्वान व्यक्ति तियान युआन जगत के विभिन्न बड़े गुटों से भेजे गए खजानों की प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे के शांत भाव से ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ही कुछ ऐसा था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया हो, और उससे कुछ ही दूरी पर एक मेज पर गोलियों का एक डिब्बा रखा था। हालांकि दिखने में साधारण सी लगने वाली ये दवाइयों की पेटी कई लोगों के लिए बेहद आकर्षक थी, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा खजाना छिपा था जिसे देखकर कई बड़े गुटों के सरदारों की आंखें लाल हो गईं। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां। बाजार में दीर्घायु बढ़ाने वाली एक गोली की बहुत ऊंची मांग थी, लेकिन वह बिकने के लिए उपलब्ध नहीं थी। ऐसी गोली केवल स्वयं के उपयोग के लिए थी, कोई इसे बेचता नहीं था। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली प्राप्त करने के लिए सभी प्रमुख गुटों ने इस पर बहुत सोच विचार किया था, और इस समय उस अधेड़ उम्र के विद्वान व्यक्ति के साथ आए लोग विभिन्न बड़े गुटों द्वारा स्वर्ग मार्शल सिटी में भेजे गए प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें से एक ली फायर सेक्ट के एल्डर गोंगसुन डिंग भी थे। गोंगसुन डिंग के अलावा ली फायर संप्रदाय के 2 प्रतिभाशाली शिष्य थे, गोंगसुनजी और गोनसुन यान। 2 महीने पहले यह अफवाह फैली थी कि लिन परिवार में किसी रहस्यमय व्यक्ति ने गोंगसुन यान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अफवाहें यहां तक फैल गईं कि ली फायर सेक्ट के 2 एल्डर्स ने शेंतु परिवार के एक एल्डर के साथ मिलकर उस व्यक्ति पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने उसे आसानी से भागने दिया और उन्हें मामूली चोट ही आए। ली फायर सेक्ट ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। शुरू में तो यह अफवाह विश्वसनीय नहीं लग रही थी, और बाद में जब लोगों ने गोंगसुन यान को, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे अपंग हैं, दूसरों के सामने ठीक ठाक देखा तो ये अफवाहें कम होने लगीं। किसी को नहीं पता था कि ली फायर सेक्ट ने गोंगसुन यान के घावों को भरने के लिए अनगिनत खजाने खर्च कर दिए थे, और इसके बावजूद गोंगसुन यान पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। वह देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में अंदरूनी चोटें थीं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। वह अपने संप्रदाय के वरिष्ठ गुरु के साथ उस अधेड़ उम्र के विद्वान व्यक्ति से मिलने गया था ताकि उसे स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश के लिए उनकी स्वीकृति मिल सके। स्वर्गीय दाओ संघ में स्थान पाना कई अभिजात वर्ग के लिए एक अनमोल आकांक्षा थी। ये वह चीज थी जिसके लिए वे अथक परिश्रम और प्रार्थनाएं करने को भी स्वतंत्र थे। इसी समय अधेड़ उम्र के विद्वान संयोगवश ली अग्नि संप्रदाय से भेजे गए खजानों के सामने से गुजरे। एल्डर गोंगसुन डिंग ने जानबूझकर गोंगसुन यान को खजानों का परिचय देने के लिए कहा, ताकि गोंगसुन यांग अधेड़ उम्र के विद्वान पर अपनी छाप छोड़ सके। यह एक दुर्लभ अवसर था। गोंगसुन यांग ने अपने भाषण में दुनिया के विभिन्न खजानों के बारे में अपनी गहरी समझ का प्रदर्शन करते हुए उन खजानों का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से परिचय कराया। जब भी अधेड़ उम्र के विद्वान कोई प्रश्न पूछते तो गोंगसुन यांग बहुत विस्तार से उत्तर देते, मानो उन्हें उत्तेजक पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया हो। इसके लिए उन्होंने इन सभी खजानों की पूरी समझ हासिल करने के लिए कई दिनों तक तैयारी की थी। तुम्हें काफी ज्ञान है, अधेड़ उम्र के विद्वान ने हल्के फुल्के अंदाज में उसका मूल्यांकन किया। इससे गोंगसुन यांग को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा इनाम मिला हो। वह तुरंत बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, राजदूत महोदय की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इस कनिष्ठ का ज्ञान अभी सीमित है। यदि संभव हो तो मैं प्रभु से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। गोंगसुन यांग के शब्दों में स्पष्ट संकेत था कि वह उस अधेड़ उम्र के विद्वान से स्वर्गिक दाओ संघ में प्रवेश करने का मौका मांगना चाहता था। स्वर्गिक दाओ संघ में प्रवेश करके ही वह उस अधेड़ उम्र के विद्वान का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। अधेड़ उम्र के विद्वान ने इस पर केवल हल्की सी हंसी दी और कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके बगल से एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी। इस उपहास में स्पष्ट रूप से यह उपहास झलक रहा था कि गोंगसुन यांग एक हंस के पंखों के लिए ललचाने वाले मेढक की तरह था। ओह, गोंगसुन यांग घूरती रही। ऐसे अवसर पर इतनी सारी महत्वपूर्ण हस्तियों की उपस्थिति में, जहां हर कोई सौहार्दपूर्ण था, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा था, कोई इतना अभिमानी कैसे हो सकता है कि वह उपहास करे। उसने दांत पीसते हुए उधर देखा और पाया कि उपहास करने वाला व्यक्ति एक सुंदर दिखने वाला युवक था। ये युवक 17 या 18 वर्ष का प्रतीत होता था। हालांकि वह युवा था, फिर भी कोई उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह स्वर्गीय दाओ संघ का सदस्य था। इसके अलावा स्वर्गीय दाओ संघ में उसका बहुत सम्मान था। इस युवक का अहंकार स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अभिमानी था, तभी उसने इस स्थिति में इस तरह का उपहासपूर्ण व्यंग्यपूर्ण चेहरा बनाया।
जाहिर है वह गोंगसुन यांग को ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि गोंगसुन यांग के मन में चाहे कितना भी गुस्सा उमड़ रहा हो, उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसका कद छोटा था, वह युवक स्वर्ग के आशीर्वाद से परिपूर्ण था और स्वर्गीय दाव संघ का सदस्य था। वह युवा था और उसके भविष्य में असीमित संभावनाएं थीं। वहीं दूसरी ओर गोंगसुन यांग को स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश पाने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट था। उस सुंदर युवक की दृष्टता पर अधेड़ उम्र के विद्वान ने उसे किसी भी तरह से फटकार नहीं लगाई। ऐसा लग रहा था मानो उसने सुना ही न हो, क्योंकि वह खजानों को देखता रहा। ये बदमाश बच्चा मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करता है। गोंगसुन यांग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और अपने ऊपर हुए अपमान से उपजे गुस्से को दबा लिया। जैसे ही अधेड़ उम्र के विद्वान अगले गुट के खजाने को देखने ही वाले थे, गोंगसुन यांग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनके बगल में बैठे गोंगसुन डिंग का चेहरा भी अचानक उतर गया। कुछ देर पहले ही उनके वॉइस ट्रांसमिशन टोकन ने ऐसी खबर भेजी थी जिस पर उन्हें विश्वास करना मुश्किल था। उन्हें ये खबर ली फायर सेक्ट के एक वार्डन ने भेजी थी, जिसने बताया कि उनके लिए फायर सेक्ट द्वारा स्थापित एक मेन रैंक की दुकान नष्ट हो गई है और दुकान के मैनेजर, दुकानदार और गार्ड सभी बिना किसी अपवाद के अपंग हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? गोंगसुन डिंग को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। भला किसी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? उस अधेड़ उम्र के विद्वान ने गोंगसुन यांग और उनके बीच होने वाले सूक्ष्म बदलावों को महसूस किया। हालांकि उनका व्यवहार सहज और सहज था, फिर भी वे अपने आसपास के सभी लोगों के विचारों और भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति पूरी तरह सजग थे। उसने गोंगसुन डिंग की ओर हल्के से देखा और कहा, क्या कुछ हुआ है? यह गोंगसुन डिंग ने भौहें चढ़ाईं। ली फायर सेक्ट की दुकान के नष्ट होने की शर्मनाक खबर वह मार्शल एलायंस के राजदूत के सामने नहीं बताना चाहता था। बस एक छोटी सी बात है, किसी ने हमारे ली फायर सेक्ट की दुकान में गड़बड़ कर दी। कोई परेशानी? अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोई सामान्य परेशानी होती तो गोंगसुन डिंग के चेहरे के भाव इतने तेजी से नहीं बदलते। हालांकि उसने उसका पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय अधेड़ उम्र के विद्वान के बगल में बैठे एक दुबले पतले आदमी का चेहरा उदास हो गया। वह हेवन मार्शल सिटी का प्रबंधक था और वह वही लॉर्ड झांग था जिसका जिक्र पहले उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने किया था। ये लॉर्ड झांग हेवन मार्शल सिटी में सुरक्षा का प्रभारी था। अब मार्शल एलायंस के राजदूत के यहाँ होने से स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके द्वारा प्रशासित मार्शल एलायंस में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। युआनची संचार के माध्यम से गोंगसुन डिंग के साथ हुई बातचीत के बाद उसे पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। राजदूत की यात्रा के दौरान एक बड़े गुट की दुकान का नष्ट हो जाना हास्यास्पद था। गोंगसुन डिंग ने कहा, राजदूत के यहाँ होने के कारण हमें इस मामले को शीघ्रता से सुलझाना होगा। गोंगसुन जी और गोंगसुन यांग को इसे संभालने के लिए भेजो। अगर ऐसा है तो मेरा टोकन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की एक टीम को लेकर अपराधी को न्याय के कटघरे में लाओ। झांग ने अपनी आवाज प्रसारित की और बिना किसी आभास के अपना टोकन गोंगसुन डिंग को सौंप दिया। जल्दी से मामला सुलझाओ और यहाँ से चले जाओ। गोंगसुन डिंग ने अपनी आवाज प्रसारित की। गोंगसुन यांग ने वह टोकन पकड़ रखा था। उस सुंदर युवक द्वारा किए गए उपहास से वह पहले से ही क्रोधित था और अब किसी ने उनके लिए फायर संप्रदाय को शर्मिंदा कर दिया था। ये सब कुछ जल्द ही उस अधेड़ उम्र के विद्वान को पता चल गया। उस आकर्षक युवक को भी अधेड़ उम्र के विद्वान की तरह ही यह अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह उन्हें मनोरंजक भाव से देख रहा था। इसके परिणामस्वरूप गोंगसुन यांग का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे अपराधी को तुरंत मार डालना था और उसकी लाश को सबके सामने लटका देना था। उसे सबको ये दिखाना था कि ली फायर संप्रदाय को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। वह उस सुंदर युवक को भी ये बताना चाहता था कि उससे गोंगसुन यांग से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। इस समय अधेड़ उम्र के विद्वान ने उपहारों को देखा और बिना सिर उठाए ही कहा, आप लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, क्या मामला इतना पेचीदा है? उस आकर्षक युवक के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान भी दिखाई दी। राजदूत महोदय के प्रश्न का उत्तर देते हुए, ये बस कुछ मामूली मामले हैं, इनका निपटारा तुरंत और साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा। राजदूत महोदय, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा आराम कीजिए क्योंकि यह कनिष्ठ अधिकारी जल्द ही लौट आएगा। गोंगसुन यांग ने ये शब्द बड़े आत्मविश्वास से कहे जिससे गोंगसुन डिंग संतुष्ट हो गए। मार्शल एलायंस की ओर झुकाव रखने वाले बड़े गुटों में ली फायर सेक्ट मजबूत तो था, लेकिन वह कोई खास नहीं था। गोंगसुन डिंग का तो ये भी मानना था कि अगर घटनाओं का यह अचानक मोड़ वाकई गंभीर हो जाता है तो संभव है कि यह कुछ अच्छा ही हो। उदाहरण के लिए उपद्रवी व्यक्ति को वास्तव में एक मजबूत गुट का समर्थन प्राप्त था, अन्यथा वह इतना अहंकारी नहीं होता। यदि ऐसा होता तो ऐसे गुट को नष्ट करना ली फायर सेक्ट की शक्ति को भी प्रतिबिंबित कर सकता था। अध्याय 593, आपके आने की प्रतीक्षा। घटना के मात्र 15 मिनट बाद ही गोंगसुन जी और गोंगसुन यांग उस्मान श्रेणी के स्टोर पर पहुंचे जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जब ली फायर सेक्ट के दर्जनों लोग और कानून प्रवर्तन दल एक सख्त रुख के साथ पहुंचे तो वहां मौजूद दर्शक तितर बितर हो गए। हेवन मार्शल सिटी में कानून प्रवर्तन दल का रुतबा बेमिसाल था। हेवन मार्शल सिटी में शायद ही कभी कोई परेशानी होती थी, और अगर कभी कोई परेशानी होती भी थी तो कानून प्रवर्तन दल की तैनाती से मामला आसानी से और जबरदस्त तरीके से सुलझ जाता था, विशेषकर अब जब कानून प्रवर्तन दल को ली फायर सेक्ट के लोगों से सहायता मिल रही थी। यह मामला निश्चित रूप से बहुत जल्दी सुलझ जाएगा और जिसने भी ये परेशानी खड़ी की है उसका अंजाम निश्चित था। उस भयावह दृश्य को देखकर, जिसमें ली फायर सेक्ट के 10 से अधिक शिशुमृत सुअरों की तरह जमीन पर पड़े थे, गोंगसुन यांग ने अपनी कलाइयां भींच ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक सी दौड़ गई। उसने सोचा था कि जिस वार्डन ने उसे यह मामला बताया था उसने बात को बड़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन अब जो दिख रहा था उससे तो असलियत और भी बदतर थी। 10 से अधिक लोग लगभग तुरंत ही अपंग हो गए।
कितनी बेशर्मी। युवा स्वामी जी, युवा स्वामी यांग, आपको इस अधीनस्थ के लिए बोलना ही होगा। गोंगसुन यांग और गोंगसुन जी को, और विशेष रूप से हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम को देखकर उदास चेहरे वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए उनके पास पहुंचा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति को देखकर गोंगसुन यांग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा, कचरा। गोंगसुन यांग के बगल में गोंगसुन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, किस तरह के लोगों ने तुम्हें पीट पीट कर इस हालत में पहुंचाया? वे कहाँ गए? उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने खून थूकते हुए बड़ी मुश्किल से ही उनके चेहरे के हाव भाव और घटना के कारण का वर्णन किया। बेशक वह ये नहीं बताता कि वह लालच में कैसे आ गया था। इसके बजाय उसने सारा दोष यी यून पर डाल दिया। अब उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। आशा की एक छोटी सी किरण जगी थी जिससे उसे संप्रदाय द्वारा बचाए जाने की उम्मीद थी। जहां तक यी यून की बात है, वह बेसब्री से अपने शव को अपने सामने रखे जाने का इंतजार कर रहा था। क्या उन्होंने बेची गई वस्तु के बारे में अपना वादा तोड़ दिया? क्या उन्होंने बलपूर्वक छीनने की भी हिम्मत की? ये व्यक्ति मौत का पात्र है। गोंगसुन यांग ने अपनी गर्दन ढीली की और उससे बाबा 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 की आवाज निकली। वह पहले 2 महीने आराम कर चुका था और अब कुछ गतिविधियों में भाग लेने के बारे में सोच रहा था। किसी के खुद उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए यह बिल्कुल सही था। उन्हें तुरंत ही उनके गंतव्य का पता चल गया, 6 स्वॉर्ड्स इन। छी, क्या तुम्हें लगता है कि 6 स्वॉर्ड्स इन तुम्हें पनाह दे सकता है? कितनी भोली सोच है। चलो इस अंधी चीज का काम तमाम करते हैं। गोंगसुन यांग बोलते हुए जमीन पर पड़े कराहते हुए उदास चेहरे वाले आदमी की ओर देखा। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसे भी साथ ले आओ ताकि हम उस व्यक्ति को ढूंढ सकें। गोंगसुन यांग और गोंगसुन जी ने पुरुषों का नेतृत्व किया और आश्चर्यजनक शक्ति के साथ 6 स्वॉर्ड्स इनकी ओर कूच किया। जब वे गलियों से गुजरे तो उनमें तीव्र हिंसक भावना और उत्साह का माहौल था। उन्होंने अनेक योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया और उनका अनुसरण करने लगे। गोंगसुन यांग ठीक आगे चल रहा था। उसका चेहरा उदास था और उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। इससे पहले उपद्रवी खुलेआम ली फायर सैक की दुकान के मुख्य द्वार से अंदर गया और घमंड से बाहर निकल गया। कई लोग दरवाजे के पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अब वह उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता था और सबको उसकी भयानक हालत दिखाना चाहता था। वह न केवल उसे सबके सामने बेरहमी से सबक सिखाना चाहता था, बल्कि उसकी लाश को सबके सामने लटकाना भी चाहता था। तभी वे ली फायर सैक की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सकते थे। इससे हेवन मार्शल सिटी के लोग भी गोंगसुन यांग पर ध्यान देंगे। वह हवा की तरह उपेक्षित नहीं होना चाहता था। पलक झपकते ही गोंगसुन यांग के पीछे सैकड़ों लोग आ गए और इस समय 6 स्वॉर्ड्स इन उनके सामने था। पुलिस टीम आ गई है। क्या बात है? सराय की लॉबी में मौजूद सभी मेहमानों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जैसे ही गोंगसुन यांग दरवाजे से अंदर आया, उसने एक टोकन दिखाते हुए कहा, ली फायर सैक्ट और हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम अपराधी जियांग यीदाओ को पकड़ने आए है। जियांग यीदाओ, बाहर आओ और अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इस समय यहाँ पहले से ही कई लोग हलचल देखने के लिए मौजूद थे। उन्होंने सराय के उन मेहमानों को सारी घटना बताई जो अभी तक इस मामले से अनजान थे। ये लोग तुरंत अवाक रह गए। ली फायर सैक्ट की स्थापना के समय से ही जियांग यीदाओ नाम के इस व्यक्ति का भाग्य तय था। हालांकि ली फायर सैक्ट को नाराज करना उसकी अपनी गलती थी। जियांग यीदाओ, तुमने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की? बाहर आओ और अपने अंजाम भुगतो। लंबे चेहरे वाले उस आदमी ने जोर जोर से चिल्लाया। चिल्लाने में उसने बहुत ताकत लगा दी थी, इसलिए उसके जख्मों में दर्द होने लगा। हालांकि इस समय उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। वह सिर्फ न्याय पाना चाहता था। वह जियांग यीदाओ से दिल से नफरत करता था। अब किसी के समर्थन से वह चाहता था कि जियांग यीदाओ को 10 गुना अधिक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़े। यह देखकर सराय का दुकानदार जल्दी से गोंगसुन यांग और उसके साथियों के पास आया। यह दुकानदार 6 स्वॉर्ड्स एलायंस का प्रतिनिधि था। हालांकि वह कानून प्रवर्तन दल के प्रति विनम्र था, लेकिन उसने अपनी विनम्रता में कोई अति नहीं दिखाई। आप सभी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, लेकिन कृपया मेरे 6 स्वॉर्ड्स एलायंस के सराय को नष्ट न करें। और कृपया कोशिश करें कि मेरे 6 स्वॉर्ड्स एलायंस के मेहमानों को खून न दिखाई दे, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। चिंता मत करो, मैं जियांग यीदाओ को पीटने से पहले उसे घसीटकर बाहर ले आऊंगा। गोंगसुन यांग ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा। उसे 6 स्वॉर्ड्स एलायंस की कोई खास चिंता नहीं थी। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि जियांग यीदाओ किस कमरे में छिपा हुआ है। उसने फिर पूछा। चाहे गोंगसुन यांग हो या वहां मौजूद अन्य लोग, सभी का मानना था कि जियांग यीदाओ अपने दुख से बचने के लिए 6 स्वॉर्ड्स इन में आया था। अब इतनी बड़ी सेना को देखकर वह निश्चित रूप से अपने कमरे में दुबका हुआ था, बाहर कदम रखने से डर रहा था। दुकानदार को भी मामले की जानकारी थी और उसने तुरंत अपने कर्मचारी को स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। गोंगसुन यांग का सवाल सुनकर वह सीढ़ियों की ओर मुड़ा। इसी समय मामले की जांच करने के लिए भेजा गया व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे भागा। कैसा है? वह किस कमरे में छिपा है? गोंगसुन यांग ने धीरे से अपनी आस्तीन झटक दी। उस आदमी ने गोंगसुन यांग की तरफ एक नजर डाली, फिर दुकानदार की तरफ देखकर लार का एक घूंट निगलते हुए कहा, वह अपने कमरे में नहीं है। ओह, वह पहले ही भाग गया। गोंगसुन यांग का चेहरा उदास हो गया। नहीं, वह अतिथि दूसरी मंजिल के लाउंज में चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हो? गोंगसुन यांग ने सीधे उसकी ओर देखा। वह और कुछ लोग बड़े ही दबंग अंदाज में आए थे, लेकिन फिर भी इस बेखौफ व्यक्ति को चाय पीने का मन था। क्या उसे यह नहीं पता था कि उसका अंत निकट है? लोगों का झुंड सीढ़ियों पर गरजता हुआ चढ़ गया। सौभाग्य से 6 स्वॉर्ड्स इनकी सीढ़ियां चौड़ी थीं और असाधारण सामग्री से बनी थीं। अन्यथा इतने सारे योद्धाओं के एक साथ ऊपर चढ़ने से वे ढह जाती। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, चाय पीने वाले सभी ग्राहक एक तरफ हट गए थे।
इसलिए उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की पहचान के बिना चाय की दुकान के एक कोने में नीले वस्त्र पहने एक युवक हाथ में चायदानी लिए अकेला बैठा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे चाय को हिला रहा था और बेफिक्र होकर पी रहा था। उनके जैसा चाय पीने वाला व्यक्ति तो बहुत सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मौजूदा हालात में उनका आराम से चाय पीना बेहद अहंकारपूर्ण लग रहा था। यह दृश्य देखकर गोंगसुन यांग और गोंगसुन जी दंग रह गए। गोंगसुन जी ने गुस्से में हंसते हुए कहा, हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। कितनी हिम्मत है। गोंगसुन यांग भी गाली देना चाहता था, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह तक पहुंचे वे अटक गए। जिस स्थिति में वह था वहां से उसे केवल ये यून की पीठ और थोड़ा सा पार्श्व भाग ही दिखाई दे रहा था। किसी कारणवश यह आकृति उसे अचानक परिचित सी लगी। क्या मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी देखा है? अध्याय 594, नियति में निहित शत्रुओं का पुनर्मिलन। ये यून रेस्तरां के कोने में खिड़की के पास बैठा था। ली फायर सैक्ट और पुलिस टीम के आने की आवाज सुनने के बावजूद वह बिना हिले डुले अपनी जगह पर बैठा रहा। ये यून को काफी समय पहले ही 6 स्वॉर्ड्स इन में लोगों के भव्य आगमन का आभास हो गया था। फिर भी वह चुपचाप वहीं बैठा उनके आने की प्रतीक्षा करता रहा। उन्हें यह भी पता था कि आहनू और आहयू 6 स्वॉर्ड्स अलायंस के सराय के तीसरे तल पर थे। आहयू के चचेरे भाई का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह बुरी तरह कांप रहा था और लगातार आहयू और आहनू को उस अफरा तफरी में खींचकर भागने की कोशिश कर रहा था। ली फायर सैक्ट और कानून प्रवर्तन टीम उसे गुस्से से घूर रही थी। दर्शक भी तमाशा देखने के लिए बेताब थे। लोग लगातार उसकी ओर इशारा करते हुए उसे अहंकारी और घमंडी जैसे शब्दों से पुकार रहे थे। इस भंवर के केंद्र में होने के बावजूद ये उनका इससे कोई लेना देना नहीं प्रतीत होता था। उसने धीरे से चायदानी को ढक दिया। इस समय वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसने कम उम्र से ही सफलता का आनंद उठाया हो और एक शक्तिशाली वंशज जिसने एक सुखमय जीवन व्यतीत किया हो। उसकी निगाहों में अहंकार झलक रहा था। इसे इस तरह भी वर्णित किया जा सकता है कि वह हर किसी को अपने से कमतर समझता था। कई कुलीन परिवारों के मुखिया ऐसा व्यवहार करते थे क्योंकि उनकी ताकत बचपन से ही अपने साथियों से कहीं अधिक थी। श्रेष्ठ वंश से आने के कारण वे पहले से ही दुनिया के केंद्र में रहने के आदी थे और इसी वजह से वे सोचते थे कि बाकी सब उनके लिए महत्वहीन है। इसलिए जब वे दुनिया घूमने निकलेंगे तो वे भी ये यून की तरह ही अहंकारी होंगे। ये यून ने 2 जीवन जिए थे। उनका पहला जीवन साधारण और नीरस था। दूसरे जीवन में उनका जन्म बादल वन से हुआ और उन्होंने हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया। बाद में यद्यपि वे ताया दिव्य राज्य गए, लेकिन वहां भी वे अपने युद्ध कौशल के प्रारंभिक चरण में ही थे। वे अत्यंत दुर्बल थे, उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था और वे दिखावा करने में असमर्थ थे। और बाद में जब चरवाहे लड़के ने ताया दिव्य राज्य पर आक्रमण किया और शेनतू नानतियान के प्रकट होने के बाद ये उनको हर कदम पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। लेकिन फिर भी शेनतू नानतियान ने उसे लगभग यातना देकर मार ही डाला था। बाद में जब वह त्यान युआन की दुनिया में आया तो उसने खुद को कुछ बड़े गुटों के बीच एक विशाल खेल के बीच में पाया। ऐसे जीवन में ये यून को खुद को शांत रखना पड़ता था। पर्दे के पीछे से कभी कभार कुछ चाले चलने के अलावा वह लोगों को यह आभास देता था कि वह हमेशा बहुत स्थिर और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में ये यून के भीतर गहराई में उसे एक युवक के खून को दबाना पड़ा क्योंकि वह बहुत कमजोर था। चाहे उनका पिछला जीवन हो या वर्तमान जीवन, उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि वे एक शीर्ष व्यक्ति बने और एक स्वतंत्र आत्मा बनकर बेफिक्र जीवन जिए। यही तो जीवन का असली आनंद था। अब उसने अपनी पहचान बदल ली थी और उसकी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। उसके पास अपनी किस्मत खुद गढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति और गुप्त दांव थे। इस प्रकार उसके भीतर दबा हुआ खून अब बेलगाम हो गया था। योद्धाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जीवन मरण के अनेक युद्धों से गुजरना पड़ा। अगर वे सावधान नहीं रहते तो उनकी जान जा सकती थी। उन्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ा और दशकों तक एकांत में प्रशिक्षण सहना पड़ा। क्या ये सब इसलिए नहीं था कि जब उनकी शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो वे एक स्वतंत्र जीवन जी सके और अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके? दुनिया में सब कुछ व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। मन चाहे वो करना पा। ये यून ने चाय का प्याला नीचे रख दिया। चाय की दुकान में कुरकुरे चीनी मिट्टी के प्याले की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे जमीन थोड़ी सी कांपी हो, लेकिन फिर भी प्याला टूटा नहीं। कई लोग चौंक गए, कुछ लोग तो एक कदम पीछे भी हट गए। हालांकि अगले ही पल वे अपनी अति प्रतिक्रिया पर क्रोधित हो उठे। उसने बस अपना चाय का कप पटक दिया था, तो घबराने की क्या बात थी? अब चिंता करने की क्या बात है? मौत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। गोंगसुन जी और गोंगसुन यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि उनके बगल में खड़े उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने भावनात्मक उथल पुथल के कारण जोर से चिल्लाया। वह चाहता था कि जिस व्यक्ति ने उसे अपाहिज बना दिया था उसे उसके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वैसे भी किसी के समर्थन के बिना वह उदास चेहरा वाला व्यक्ति अपना धैर्य कैसे बनाए रख सकता था? उसने ये यून की आकृति की ओर इशारा करते हुए गोंगसुन यांग से कहा, युवास्वामी यांग, ये वही लड़का है, इसे मार डालो। मारना? गोंगसुन यांग की पलकें फड़क उठी। उसके सामने खड़ी आकृति उसे और भी जानी पहचानी लगने लगी। इससे उसे किसी की याद आ गई। उसकी यादों में बसा वह व्यक्ति जिसने उसके दिल पर गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे पकड़ा और उसके पूरे जीवन में बेरहमी से पीटा था। ठीक है, बुरी तरह पिटे हुए थे, अभ्यास नहीं कर रहे थे। उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इससे गोंगसुन यांग को अपने जीवन पर ही सवाल उठाने पड़े। वे दोनों दाव सीट स्तर पर थे और दोनों ही प्रतिभावान थे। आखिर उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? 2 महीने के स्वास्थ्य लाभ के बाद गोंगसुन यांग आखिरकार अपने साय से बाहर निकला, लेकिन कौन जानता था कि जिस समय वह अपने दमित भावनाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रमुखता से दिखावा करना चाहता था, उसी समय उसे एक ऐसे व्यक्ति का सामना क्यों करना पड़ा जिसने उसे इतनी मजबूत परिचितता का एहसास कराया।
जैसे ही वह आश्वस्त होना चाहता था, उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति को कहीं से शक्ति मिली और उसने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा कर लिया। उसने उत्साह से गोंडसुन यान की ओर इशारा करते हुए यी उनसे घमंड से कहा, तुम गंवार जिसने दुनिया नहीं देखी, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? यह मेरे ली फायर संप्रदाय की युवा पीढ़ी का प्रतिभाशाली शिष्य है, युवा गुरु गोंडसुन यान। युवा गुरु यान की प्रतिभा के साथ वह जल्द ही स्वर्गीय दावसंग में प्रवेश कर सकता है। तुम्हारे जैसे गंवार के लिए यह ऐसी बात है जिसे तुम समझ भी नहीं पाओगे। मैं तुमसे विनती करता हूं कि विरोध मत करो, आज्ञाकारी होकर अपनी गर्दन धोल लो और मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। शायद हमारे युवा स्वामी यान तुम पर दया दिखाएं और तुम्हें मृत्यु में भी गरिमापूर्ण दिखने दें। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। उसने गोंडसुन यान की इतनी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वह ली अग्नि संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा से भलीभांति परिचित था। अगर गोंडसुन यान स्वर्गीय दावसंघ में प्रवेश कर जाता तो उसकी बात बहुत सुनी जाती। अगर गोंडसुन यान ली अग्नि संप्रदाय के उच्च अधिकारियों से कुछ अच्छी बातें कह दे तो शायद इस जीवनरक्षक सहारे की जान बच जाए। उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की शेखी बघारते हुए सुनकर भी गोंडसुन यान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। वह तो लोगों के सामने अपनी तारीफ सुनना पसंद करता था, लेकिन उस परिचित चेहरे को देखकर गोंडसुन यान का आत्मविश्वास डगमगा गया। इस समय उसने उदास चेहरे वाले व्यक्ति को आगे बोलने से नहीं रोका। उसे लगा कि यह सब इतना संयोग नहीं हो सकता। तियान युआन की दुनिया इतनी विशाल है, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगा। गोंडसुन यान के मन में ऐसे विचार आते ही उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ गया और वह गरजते हुए बोला, बच्चे, तुमने ली फायर सेक्ट की दुकान में हंगामा खड़ा कर दिया था। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जैसे ही गोंडसुन यान ने ये शब्द कहना समाप्त किया, चाय पीती हुई आकृति थोड़ी सी एक तरफ मुड़ी और बोली, ओह, आप मुझे ठीक करने की क्या योजना बना रहे हैं? विंग। यह आवाज किसी जादू टोने जैसी थी जो उसकी मृत्यु को शीघ्र लाने का संकेत दे रही थी। गोंडसुन यान ने तुरंत उसे खाली निगाहों से देखा। यह आवाज, क्या ये हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और इस क्षण उदास चेहरे वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अत्यंत विकृत भाव था। लगता है कि ताबूत देखे बिना तुम एक आंसू भी नहीं बहाओगे। तुम जैसे उद्दंड व्यक्ति जो खुद को अजेय समझते हो, हमारे युवा स्वामी यान तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम्हारे जैसे दक्षिणी सागर के जंगली को कुएं में बैठकर तारों को देखने का मतलब पता चलने दो। दक्षिणी सागर। गोंडसुन यान के दिल में उठ रही अशुभ भावना और भी तीव्र होती चली गई। उसी क्षण उस आकृति ने आखिरकार अपना सिर घुमाया। उस परिचित चेहरे को देखकर गोंडसुन यान का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। ये सचमुच वही था। गोंडसुन यान को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसे जो आंतरिक चोटें लगी थी उनमें तुरंत दर्द शुरू हो गया। गोंडसुन यान के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई, लेकिन सबकी निगाहें यी यून पर टिकी थी, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उदास चेहरे वाला आदमी अब भी चिल्ला रहा था। कानून प्रवर्तन दल के सदस्य अब भी अपनी मुठ्ठियां भींच रहे थे। गोंडसुन यान तो मानो पत्थर का ही बन गया था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उस समय वह जानता था कि उसके संप्रदाय के वरिष्ठों को भी इस व्यक्ति के हाथों उत्पीड़न सहना पड़ा। अध्याय 595। अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिबद्ध। ली फायर सेक्ट के 2 बाहरी एल्डर और शेंतु के 1 एल्डर, कुल मिलाकर युआन ओपनिंग क्षेत्र के 3 एल्डर हैं। तियान युआन जगत में युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंचना ही एक असाधारण उपलब्धि थी। उदाहरण के लिए ली फायर संप्रदाय में केवल 8 लोग ही एम्पायरियल किंग के स्तर तक पहुंचे थे, और उनमें से अधिकांश एम्पायरियल किंग बनने की प्रारंभिक अवस्था में ही थे। मध्य स्तर में प्रवेश करने या मध्य स्तर से ऊपर होने के लिए वे पितृसत्तात्मक व्यक्ति होंगे। फिर भी युआन ओपनिंग क्षेत्र के 3 वरिष्ठों ने अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद यीयुन को पकड़ने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ली फायर सेक्ट के 8 प्रतिभाशाली शिष्य मारे गए, जबकि यीयुन बाल बच निकला। युआन ओपनिंग क्षेत्र के दोनों वरिष्ठों को 500 वर्षों के लिए कालकोठरी में कैद की सजा सुनाई गई। यीयुन जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जिसे वे संभाल सकते थे। उनकी संख्या और आक्रामक रवैया महज दिखावा था, क्योंकि गोंडसुन यान को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने वे सब कुछ भी नहीं थे। हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम में युआन ओपनिंग स्तर के कुछ कानून प्रवर्तक मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ली फायर सेक्ट की दुकान में हुई मामूली गड़बड़ी के मामले को सुलझाने में हिस्सा नहीं लिया। गोंडसुन यान वहीं जम गया और उसे पसीना आने लगा। वह जिस दुविधा में फंसा था उससे उसे भयानक सिरदर्द हो रहा था। इतने सारे लोगों के सामने और अपनी बड़ाई करने के बावजूद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुसीबत खड़ी करने वाला यह मनहूस होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। कई लोग उसके द्वारा यीयुन को गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीयुन अभी भी लाउंज में शांत और संयमित तरीके से अपनी चाय पी रहा था। वरिष्ठ भाई यांग, आप कहीं खोए हुए क्यों हैं? चलिए इस व्यक्ति को पकड़ते हैं और जल्दी से वापस आकर सूचना देते हैं। गोंडसुन यान के बगल में खड़े गोंडसुन जी ने कहा। उन्होंने पहले सोचा था कि जियांग गिराव को ढूंढते ही वे उसे बिजली की कड़क की तरह झट से गिरा देंगे, जिससे किसी को कान ढकने का भी समय नहीं मिलेगा और उसे तुरंत अपन कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश गोंडसुन यान लगभग 1 मिनट तक वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। उन्होंने न तो कोई हरकत की और न ही कोई आदेश दिया। इसी क्षण यीयुन अचानक खड़ी हो गई। यीयुन के उठते ही गोंडसुन यान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं और होंठ पीले पड़ गए थे। उसे बस भाग जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों की नजरों के सामने और अपनी प्रतिष्ठा को इतना महत्व देते हुए वह कैसे भाग सकता था। और ऐसे में जब उसने देखा कि गोंडसुन यान आदेश देने में देर कर रहा है, तो उदास चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपना शरीर ऊपर उठा लिया। उसने हंसते हुए गोंडसुन यान की ओर से कहा, मौत सामने होते हुए भी तुम इतने घमंडी हो। लगता है कि जब तक तुम अपना ताबूत नहीं देख लेते तब तक एक आंसू भी नहीं बहाओगे।
चूंकि तुमने पूछा है कि हम तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हमारे युवा स्वामी यांग ने कहा है कि वह न केवल तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर देंगे और तुम्हें यातना देकर मार डालेंगे, बल्कि तुम्हारे शव को 7 दिनों तक जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए हमारी दुकान के सामने लटका देंगे। लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने विकृत आनंद के साथ कहा और उसने उपस्थित लोगों की ओर देखा। इससे पहले ये दर्शक दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अंदर देख रहे थे और उसकी दयनीय हालत की ओर इशारा कर रहे थे। इससे वह बेहद दुखी हो गया। अब उसने दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों को जोर से कहा कि जियांग यीदाओ की उसके खिलाफ की गई हरकत का नतीजा उसकी चोटों से 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बुरा होगा। गोंगसुन यांग की बस यही इच्छा थी कि वह इस लंबे चेहरे वाले आदमी को थप्पड़ मारकर जान से मार दे। सामने खड़े उस मनहूस आदमी के सामने वह ये तो भूल ही सकता था कि वह आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन उसे हर वाक्य में उसे क्यों घसीटना पड़ता है। वरिष्ठ भाई यांग, जो कहना था कह दिया, अब कार्रवाई का समय आ गया है, गोंगसुन जी ने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा। हालांकि लंबे चेहरे वाले उस व्यक्ति ने सफलता के नशे में चूर होकर बड़े घमंड से ये बात कही थी, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वे सबको ली फायर एक्ट को नाराज करने का अंजाम दिखाना चाहते थे। गोंगसुन जी ने गोंगसुन यांग की ओर देखा, लेकिन किसी अजीब कारण से गोंगसुन यांग ने कुछ भी करने का इरादा नहीं जताया। इसके विपरीत उसकी आंखें फड़क रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी मांसपेशियां अकड़ रही हो। बड़े भाई को क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले लगी अंदरूनी चोटें फिर से उभर आए हों? इससे पहले ये यून द्वारा गोंगसुन यांग को अधमरा कर दिए जाने की घटना को ली फायर एक्ट द्वारा बेशक दबा दिया गया था, लेकिन बहुत से लोग गोंगसुन यांग की चोटों के बारे में जानते थे। गोंगसुन यांग ने झूठ बोला था कि एक रहस्यमय क्षेत्र की खोज के दौरान उसे मृत्यु के करीब का अनुभव हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उसे वे चोटें आई थीं। इससे गोंगसुन जी को यह विश्वास हो गया कि गोंगसुन यांग के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, और इसी क्षण ये यून कानून प्रवर्तन टीम की ओर चल पड़ी। गोंगसुन यांग का दिल ढोल की तरह जोर से धड़कने लगा। माथे से पसीना टपक रहा था और उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा हुआ था। वह थोड़ा कांपने लगा क्योंकि वह पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। क्यों? क्या तुम अभी तक अपने घावों से उबर नहीं पाए हो? ये यून ने पूछा। गोंगसुन यांग के दिल में अपमानजनक क्रोध और भी बढ़ गया और वह चाहता था कि वह ये यून के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ये यून पर जल्दबाजी की तो उसका अंत केवल एक दुखद स्थिति में होगा। क्या गलत? वह दक्षिणी सागर का जंगली आदमी इतना अहंकारी हो रहा है, ली फायर एक्ट का वह शिष्य कुछ क्यों नहीं कर रहा है? इस समय कई लोगों को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे फुसफुसाने लगे थे। गोंगसुन यांग ने पहले कहा था कि वह ये यून को घसीटकर बाहर लाएगा और उसकी पिटाई करेगा। उसके हल्के लहजे से लग रहा था कि वह एक ही जोरदार प्रहार से उसे बुरी तरह पीट देगा। वे सभी ली फायर एक्ट के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के कारनामे को देखने के लिए उत्सुक थे। अब जबकि जियांग यीदाओ ने पहले ही उकसावे की शुरुआत कर दी थी, गोंगसुन यांग ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। और उसने जिन घावों का जिक्र किया था वे क्या थे? गोंगसुन यांग को ऐसा महसूस हो रहा था कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं और वह अपने आसपास की निजी बातचीत सुन सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं बिखर जाएगा। वह खुद ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गोंगसुन यांग की निष्क्रियता को देखकर गोंगसुन जी को यकीन हो गया कि उसके बड़े भाई को उसकी पुरानी चोटें फिर से उभर आई हैं। छोड़ो इसे, मैं कर दूंगा। गोंगसुन जी के मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। वह जियांग यीदाओ के अहंकार से पहले से ही नाखुश था, और खासकर उसके धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने के साहस से। उसने अहंकार तो देखा था, लेकिन इतना अधिक अहंकार कभी नहीं देखा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तुम जैसे दक्षिणी सागर के जंगली आदमी की देखभाल करने की मेरे बड़े भाई को कोई जरूरत नहीं है। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, मुझे अपनी तलवार से तुम्हें काटकर खंभे जैसा बना देने दो। पेंग, चांदी की बोतल के टूटने की तरह गोंगसुन जी की तलवार की नोक से दर्जनों ठंडी किरणें निकली, जो अलग अलग कोनों से ये यून की ओर वार कर रही थी। उसके तलवार के हमले ने ये यून के बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। तलवार की हर किरण में अपार शक्ति थी, इतनी शक्तिशाली कि जब देखने वालों ने बर्फीली ऊर्जा महसूस की तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। गोंगसुन जी ने ये यून के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला नहीं किया। वह ये यून के हाथ पैर, कान और नाक काटकर अलग करना चाहता था। छोटे भाई, तुम। उद्धरण चिन्ह। यह दृश्य देखकर गोंगसुन यांग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इससे पहले कि वह उसे रोकने के लिए कुछ बोल पाता, गोंगसुन जी ने अपना कदम उठा दिया। उसने ऐसा करने से पहले कोई संकेत भी नहीं दिया था। जब ये यून ने चारों दिशाओं से अपनी ओर आती तलवारों की किरणें देखीं तो वह मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली, उसने बस अपने हाथों में पकड़े कप से चाय का पानी फेंक दिया। चाय के पानी में ये यून की युआंची ऊर्जा समाहित थी। उससे सुनहरी किरणें निकल रही थीं और हर बूंद एक छोटे सूर्य के समान थी। ओह! गोंगसुन जी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या वह तलवार की किरणों को रोकने के लिए चाय के पानी का इस्तेमाल करना चाहता था? क्या वह पागल था? जैसे जैसे उसकी युवांची शक्ति बढ़ती गई, तलवार की किरणें और भी तेज होती गईं। इस व्यक्ति को अपने अहंकार और मूर्खता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जब तलवार पानी के पर्दे में घुसी तो ऐसा लगा जैसे वह एक अशांत भंवर में प्रवेश कर गई हो। ऊर्जा तेजी से फैल गई, क्योंकि तलवार की किरणें इसे भेदने में विफल रहीं। बैंग बैंग बैंग, तलवार की किरणें क्षीण हो गईं और गोंगसुन जी ने घबराकर चीख मारी। इतनी शक्ति के कंपन में अपने शरीर को स्थिर रखना उसके लिए मुश्किल हो गया, जिसके कारण वह कई कदम पीछे हट गया। चाय का पानी तलवार की किरणों को भेदते हुए सीधे उसके चेहरे पर जा गिरा। इस चाय के पानी में शुद्ध यांग युआंची के साथ साथ ये यून की नियमों की गहरी समझ भी समाहित थी। तापमान असामान्य रूप से अधिक था, इसलिए जब चाय का पानी उसके चेहरे पर पड़ा तो उसे ऐसा दर्द हुआ मानो हजारों सुइयां चुभ रही हो।
आह! गोंदसुन जी ने अपना चेहरा ढांक लिया और एक दर्दनाक चीख निकाली, जबकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए हवा में लुढ़क गया। धमाका! गोंदसुन जी 5 चाय की मेजों से टकराया, जिससे चाय के सेट जमीन पर गिरकर टूट गए। महज एक कप चाय के पानी ने गोंदसुन जी को हवा में उड़ा दिया। वहां मौजूद योद्धा गोंदसुन जी द्वारा यीयुन को मार गिराए जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर वे पूरी तरह से अवाक रह गए। पूरा चायखाना सन्नाटे में डूब गया। अध्याय 596 आकाश के नीचे की सभी वस्तुएं हथियार हैं। एक कप चाय के पानी ने सर्वव्यापी तलवार की किरण को चकनाचूर कर दिया था और स्नेली फायर सेक्ट द्वारा पोषित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी घायल कर दिया था। वहां मौजूद सभी लोग योद्धा थे। वे भली भांति जानते थे कि देखने में भले ही वह साधारण चाय के पानी जैसा लगे, लेकिन उसमें अत्यंत भयानक शक्ति समाहित थी। वह चाय का पानी नहीं था, बल्कि पिघले हुए लावा की एक नदी थी जो सघन रूप से बह रही थी। मोटा, भारी, बेजोड़। जब चाय के पानी की एक फुहार में इतनी ऊर्जा समाहित हो गई कि वह तलवार की किरणों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। ऐसा कर पाने से निस्संदेह गोंदसुन जी और उस दक्षिणी सागर के युवक के बीच का बड़ा अंतर प्रदर्शित हुआ। कौन है ये? वह देखने में तो बहुत जवान लगता है, लेकिन असल में वह कोई बूढ़ा राक्षस है। यीयुन की ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। उनके मन में यही धारणा थी कि ऐसी शक्ति केवल उन हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले और खुद को युवा दिखाने की क्षमता रखने वाले बुजुर्गों के पास ही हो सकती है। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग यीयुन की साधना के स्तर को हल्का सा भांप सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया और उनमें से एक ने कहा, बिल्कुल नहीं। वह एक युवक है। उसकी साधना का स्तर अधिक से अधिक दावबीज क्षेत्र के शिखर पर है। 30 वर्ष की आयु में इस स्तर की साधना गति धीमी मानी जाएगी। जैसे जैसे यीयुन करीब आती गई, लोग इस बारे में चर्चा करने लगे। गोंदसुन जी का चेहरा खून से लथपथ था। वह आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों था। हालांकि वह यीयुन के सामने कुछ नहीं कर सकता था, जिसकी शक्ति उससे बिल्कुल अलग स्तर की थी। उसने अपना चेहरा पकड़ रखा था क्योंकि उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था। उसने कोने में पड़े हुए उदास चेहरे वाले आदमी को गुस्से से देखा। उसका मन कर रहा था कि वह उसे पैरों से कुचलकर मार डाले। उसने ऐसे व्यक्ति को क्यों नाराज किया? जहां तक उस उदास चेहरे वाले व्यक्ति की बात है, वह पहले से ही हक्का बक्का रह गया था। उसका थोड़ा पीला सा घोड़ा जैसा चेहरा अब मोम के कागज जैसा हो गया था। वह बेहद बदसूरत लग रहा था। असंभव, उदास चेहरे वाला वह आदमी अब भी खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा पिटने के बाद अपने साथ और लोगों को लेकर आया हो। भड़काऊ शब्दों से जवाब देने के बावजूद उसे फिर से बेरहमी से पीटा गया था, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ो। हम हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम है। मार्शल एलायंस की ओर से हम हेवन मार्शल सिटी में व्यवस्था बनाए रखते हैं। तुमने शहर में अशांति फैलाकर हेवन मार्शल सिटी के कानूनों का उल्लंघन किया है। तुमने एक दुकान को नष्ट किया और कानून प्रवर्तकों को घायल किया। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। इसी क्षण गोंदसुन यांग के बगल में खड़ा एक टेढ़ी नाक वाला आदमी ठंडे स्वर में बोला। वह यीयुन के सामने खड़ा हो गया और उसने एक हाथ अपने हथियार पर रख दिया। यीयुन की ताकत को जानते हुए भी उसने यीयुन के सामने जरा भी आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाई। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप विरोध करना छोड़ दें और हम कानून प्रवर्तकों के साथ सहयोग करें। यदि आप अवज्ञा करते रहे तो एक और आरोप जोड़ दिया जाएगा और फिर आप अपनी मौत को दावत दे रहे होंगे। अब फ्यूचर एड्स। हेवन मार्शल सिटी में कानून लागू करने वालों को हर प्रयास में सफलता मिलती थी। कभी कभी ये सफलता कानून लागू करने वालों की ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए होती थी क्योंकि पकड़े जाने वाले लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वे बदतर परिणाम से डरते थे। परिणामस्वरूप कानून लागू करने वाले अधिकारी दुश्मनों को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के आदी हो गए। जब से मार्शल एलायंस का अधिकार बढ़ा है, तब से बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो खुलेआम उनके खिलाफ जाने और परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं। टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक टोकन निकाला। उस टोकन से सुनहरी किरणें निकल रही थीं और उससे एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। स्वर्ग मार्शल टोकन यहां होने के बावजूद क्या आप स्वयं को दंड के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? कानून प्रवर्तन दल के नेता ने चिल्लाकर कहा। और उनके चिल्लाने के ठीक उसी क्षण यीयुन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। वाह! यीयुन ने अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली फेंक दी थी। पहले तो उसने चाय का पानी डाला था, लेकिन इस बार उसने चाय का कप ही फेंक दिया। आप! टेढ़ी नाक वाला आदमी डर के मारे उछल पड़ा। वह यीयुन को डराने की योजना बना रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से ये योजना नाकाम रही। पहले यीयुन द्वारा फेंकी गई चाय बेहद भयावह थी। इस बार चाय का प्याला फेंकने के बावजूद उस टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने एक पल भी ढिलाई नहीं बरती। तेजी से पीछे हटते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। क्लैंग! उसने तलवार लहराई जिससे ठंडी किरणें निकल रही थीं। तलवार की चमकदार किरणें सुनामी की तरह आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से टेढ़ी नाक वाले उस व्यक्ति में इतनी असाधारण ताकत थी कि वह हेवन मार्शल सिटी में कानून प्रवर्तन टीम का नेता बन सके। जैसे ही उसने अपनी तलवार लहराई, तलवार की किरणें बिना किसी कमजोर बिंदु के एक धातु की दीवार की तरह फैल गईं। लेकिन यीयुन की शुद्ध यांग युवान ऊर्जा से भरा चाय का प्याला अचानक पहाड़ जितना भारी हो गया। दीवार की तरह खड़ी तलवार की किरणें बलपूर्वक नीचे की ओर धकेल दी गईं। पेंग! प्रकाश की किरणें बिखरने से उत्पन्न तीव्र ऊर्जा के प्रभाव से चाय का प्याला फट गया। हालांकि यीयुन की शक्ति बहुत प्रबल थी। चाय का प्याला भले ही टूट गया था, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं आई। इससे चीनी मिट्टी के दर्जनों छोटे छोटे टुकड़े बन गए और वे नुकीली नाक वाले आदमी की ओर उड़ते चले गए। अब फ्यूचर एड्स। चा चा चा! चीखती हुई आवाज के साथ टुकड़े हवा में तेजी से उड़ गए।
टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति को झटका लगा जब उसने युआनची को इकट्ठा करके अपनी तलवार से दूसरी बार वार किया। उम्मीद थी कि वह टुकड़ों को चकनाचूर कर देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेढ़ी नाक वाला आदमी जोर से चीखा और बहुत तेज गति से पीछे की ओर गिर पड़ा। चीनी मिट्टी के टुकड़े उसकी सुरक्षात्मक युआनची को भेद गए। कई छोटे टुकड़े धूल में बदल गए थे और उनमें अब कोई विनाशकारी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन लगभग 7 बड़े टुकड़े उसके शरीर में घुस गए। खून के छींटे पड़े। टेढ़ी नाक वाला आदमी जमीन पर जोर से गिरा, जिससे 1000 पत्तियों वाले धातु के पेड़ से बनी एक मजबूत सीढ़ी टूट गई और वह दूसरी मंजिल से नीचे लुढ़क गया। बूम! टेढ़ी नाक वाला आदमी पहली मंजिल के फर्श पर बुरी तरह गिरा और कुछ बार लुढ़का, जिससे कुछ मेजें पलट गईं। आखिरकार वह किसी तरह रुक पाया। तुरंत ही पूरा माहौल शांत हो गया। किसी ने दोबारा कुछ नहीं कहा। शुरुआत में ये समझाना संभव था कि जियांग यीदाओ अपने हमले में कैसे सफल हुआ, क्योंकि गोंगसुनजी ने अपने दुश्मन को कम आंका था। हालांकि दूसरी बार भी नुकीली नाक वाले व्यक्ति ने ये उनकी ताकत देख ली थी और उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर भी ये उनने उसे चाय के कप से उड़ा दिया, जो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए काफी था। ये जियांग यीदाओ तो बहुत ही भयानक था। क्या इस दुनिया में इतना शक्तिशाली दावसीट स्तर का योद्धा हो सकता है? ये यून ने पहले चाय का पानी फेंका और फिर चाय का प्याला भी फेंक दिया। अब उसके हाथ खाली थे और वह एक प्रचंड आभा के साथ लोगों के समूह के सामने आ पहुंचा। गोंगसुन जी और उस टेढ़ी नाक वाले आदमी का काम तमाम हो जाने के बाद अब सिर्फ गोंगसुन यांग ही बचा था। तू उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन यांग का चेहरा पसीने से तरबतर था। इस समय अगर इतने सारे लोग उसे देख नहीं रहे होते और उसका हर कदम ली फायर सेक्ट की प्रतिष्ठा से जुड़ा न होता तो वह निश्चित रूप से भाग गया होता। अगर वह पागल उससे दोबारा लड़ता तो वह फिर से अपाहिज हो जाता। तब संप्रदाय को उसे दोबारा ठीक करने का भारी खर्च शायद न उठाना पड़ता। पहली बार वह भाग्यशाली रहा क्योंकि संप्रदाय इस खबर को दबाना चाहता था। इस बार खबर को छिपाने का कोई तरीका नहीं था। क्लैंग! गोंगसुन यांग ने अपनी तलवार निकाली और उसे यी यून की ओर तान दिया। हालांकि उसकी तलवार की नोक थोड़ी कांप रही थी। स्पष्ट रूप से गोंगसुन यांग उस समय बेहद भयभीत था। वह डर क्यों नहीं रहा होगा? ऐसे अशुभ संकेत के साथ यह असंभव नहीं था कि वह मैन रैंक की दुकान में 14 लोगों के बाद अपन होने वाला 15वां व्यक्ति हो। गोंगसुन यांग जैसे स्वर्ग के धन्य पुत्र के लिए, जिसका भविष्य उज्ज्वल था, अपन होना एक अत्यंत पीड़ादायक घटना थी। यह मृत्यु से भी अधिक भयावह थी। अध्याय 597, हार मानकर प्रस्थान करना। 6 स्वॉर्ड्स इनमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। गोंगसुन यांग एक कदम पीछे हटता गया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि गोंगसुन यांग ने शायद जियांग यीदाओ को शुरू से ही पहचान लिया था। इस तरह उसके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न असामान्यताओं की व्याख्या की जा सकती थी। क्या तुम अपनी चोटों से उबर चुके हो? ये यून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन यांग ने घबराहट के मारे अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी। ओह, लगता है आपके लिए फायर सेक्ट को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इस बार आपको ठीक कर पाएंगे। जैसे ही गोंगसुन यांग उसके पास पहुंचा, ये यून ने उसे ध्यान से देखा। लगभग तुरंत ही गोंगसुन यांग ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी तन गई है और उसके पैरों से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। ये यून के लहजे से लग रहा था कि वह उसे एक बार फिर से अपन करने की योजना बना रहा था। जब आसपास के योद्धाओं ने उनकी बातचीत सुनी तो वे दंग रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि जियांग यीदाओ का पहले ली फायर सेक्ट से संघर्ष हुआ था और उसने गोंगसुन यांग को बुरी तरह पीटा भी था। ली फायर सेक्ट के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने के बावजूद वह अभी भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। तुरंत ही उन योद्धाओं ने जटिल भावों के साथ गोंगसुन यांग की ओर देखा। उनमें से कई लोग सड़कों पर मचे हंगामे के कारण भीड़ में शामिल हो गए थे। फिर भी उन्होंने देखा कि कैसे उत्साह से भरे गोंगसुन यांग पलक झपकते ही पीले पड़ गए, इतने भयभीत हो गए कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दर्जनों लोगों की भारी भीड़ के सामने उन्हें केवल एक कप चाय और उसमें मौजूद चाय के पानी से ही बुरी तरह पीटा गया। इस समय ये यून को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। ये यून ने धीरे धीरे अपना हाथ अपनी तलवार के मुठ पर रखा। इस दृश्य को देखकर गोंगसुन यांग को लगा मानो उसकी आत्मा उससे निकल गई हो। उसने पहले भी ये यून की तलवारबाजी की तकनीक देखी थी। इसके अलावा ये यून के तलवार का इस्तेमाल किए बिना ही वह 2 लोगों को हरा चुका था। अगर वह तलवार का इस्तेमाल करता तो क्या वह सचमुच अपाहिज नहीं हो जाता? गोंगसुन यांग तुरंत ही अत्यधिक भय से घिर गया। इस समय उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, हिलना मत, हिलना मत। गोंगसुन यांग ने अपनी तलवार फेंक दी और सबकी निगाहों के सामने पीले पड़े चेहरे के साथ कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। क्या वह बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर रहा था? वहां मौजूद योद्धा आश्चर्यचकित भी थे और उनके मन में मिलीजुली भावनाएं भी थीं। गोंगसुन यांग किस प्रकार का व्यक्ति था? ली अग्नि संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य के रूप में उसके पास स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने की संभावना थी। इस प्रकार का व्यक्ति स्वभाव से अभिमानी था और आसानी से दूसरों के सामने नहीं झुकता था। लेकिन अब जियांग यीदाओ द्वारा प्रदर्शित शक्ति भले ही हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो, फिर भी यह गोंगसुन यांग को बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए बेहद शर्मनाक था और इससे मानसिक परेशानियां भी पैदा हो सकती थीं, जिससे वे अपने मार्शल आर्ट के मार्ग में अपना आत्मविश्वास खो सकते थे। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में वह और कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह लड़ने पर अड़ा रहता तो गोंगसुन यांग को अपन होने का खतरा उठाना पड़ता। एक योद्धा होने के नाते वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। गोंगसुन यांग के आत्मसमर्पण के साथ गोंगसुन जी ने ये उनकी ओर देखा और चुप हो गया। जहां तक टेढ़ी नाक वाले आदमी की बात है, उसने अपने दांत पीस लिए और एक भी आवाज नहीं निकाली।
कानून प्रवर्तन टीम के नेता के रूप में उन्हें जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वह गोंगसुन यांग से कम नहीं थी। हेवन मार्शल सिटी में उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। हर बार यह उसके लिए आसान था और उसे इसे विस्मयकारी तरीके से करने की अनुमति देता था। लेकिन इस बार वह अपराधी के हाथों कुचल गया। इससे उत्पन्न अवसाद की मात्रा स्वाभाविक थी। अब चलें, टेढ़ी नाक वाले उस आदमी ने घिनौने लहजे में कहा। जाने से पहले उसने ये यून को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसकी निगाहें आक्रोशित और भयावह थीं। स्पष्टतः टेढ़ी नाक वाला व्यक्ति किसी कानून प्रवर्तन अधिकारी को जियांग येदाओ को पकड़ने के लिए नियुक्त करने की योजना बना रहा था। भले ही जियांग येदाओ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हार माननी ही पड़ेगी। देखते रहो, मेरी कानून प्रवर्तन टीम को नाराज करने का तुम्हारा अंजाम निश्चित है। जब तुम मेरे हाथों में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। जब ये विचार उस टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के मन में घूम रहे थे तो उसके चेहरे के सूक्ष्म भाव ही उनकी आंखों में झलक गए। ये यून तुरंत समझ गया कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। दरअसल कानून प्रवर्तन टीम के नेता के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक था। ये यून मुस्कुराया। उसने बेपरवाही से कहा, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी नाक बदसूरत है? ओह! निरर्थक शब्दों ने उस टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसकी नाक भयावह और निर्मम दिखती थी और यह खूंखार चेहरा उसकी खौफनाक छवि को और बढ़ा देता था। लेकिन भला कानून प्रवर्तन दल के नेता के रूप में उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाने की हिम्मत कौन करता? लोग तो उसकी शक्ल सूरत की तारीफ ही करते, जिससे उसका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो जाता। जैसे ही वह गुस्से से जवाब देने वाला था, ये यून ने हरकत दिखाई। पेंग! ये यून के पैरों के नीचे पड़ी लकड़ी की पट्टी फट गई और उसका शरीर लाल रोशनी की किरण में बदल गया। पलक झपकते ही वह उस नुकीली नाक वाले आदमी के सामने ऐसे प्रकट हो गया मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। टेढ़ी नाक वाले आदमी को चीखने का भी समय नहीं मिला। ये यून के एक ही मुक्के ने आसपास की सारी ऊर्जा को समेट लिया और वह पहाड़ की तरह नीचे आकर टेढ़ी नाक वाले आदमी को जा लगी। पेंग! उसे एक मुक्के का असर उल्कापिंड के गिरने जैसा था। टेढ़ी नाक वाला आदमी जोर से चीखा और उसका शरीर हवा में उड़ गया। इस बार उसका शरीर 6 स्वॉर्ड्स इन के मुख्य द्वार को तोड़कर बाहर निकला और एक टूटे हुए बोरे की तरह सड़क पर जा गिरा। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व चकनाचूर हो गया हो। ये यून के मुक्के ने उसके चेहरे पर वार किया था, जिससे उसकी टेढ़ी नाक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। टेढ़ी नाक वाले उस आदमी की नाक अब उसके चेहरे में धंस गई थी। उसके चेहरे पर मुक्के का निशान दिखाई दे रहा था और निशान के आसपास खून फैला हुआ था। उसे पहचानना नामुमकिन था। जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, आसपास मौजूद कानून प्रवर्तक उसकी ओर दौड़े और उसे उठने में मदद की। अब ये लोग ये यून को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी शैतान को घूर रहे हों। इसे बस मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी समझो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये यून ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और धीरे से दबाई, जिससे का की आवाज निकली। उसने अपनी ताकत पर काबू रखा और वास्तव में उस टेढ़ी नाक वाले आदमी को घायल या मारा नहीं। वह विवाद खड़ा करना चाहता था, लेकिन इस हद तक नहीं कि विवाद को सुलझाया न जा सके। उस टेढ़ी नाक वाले आदमी को ऐसी हालत में देखकर गोंगसुन यांग की आंखों में आंसू आने लगे थे। ये टीम लीडर हमेशा से ही शान और दबंग होने का आदी रहा होगा, लेकिन इस बार उसने खुद ही अपने जाल में फंस गया। वह कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था, लेकिन जियांग येदाओ को यह मंजूर नहीं था। नतीजतन उस टेढ़ी नाक वाले आदमी की ऐसी दुखद हालत हो गई। वह इतना बदनसीब क्यों था? लिन परिवार में उसे बुरी नजर का सामना करना पड़ा था और अब हेवन मार्शल सिटी में उसे फिर से कष्ट भोगना पड़ा। वह जानता था कि उसके आगमन के साथ आया दबंग रवैया और जियांग येदाओ को शहर की दीवारों पर लटकाने के दुर्भावनापूर्ण शब्द अशुभ प्रभाव की सीमा को पार कर चुके थे। वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद गोंगसुन यांग ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उतार दी और कहा, छोटे स्वामी जियांग को चाय पीने में परेशान करने के लिए क्षमा करें। ये हमारी गलती थी। ये लीजिए कुछ मुआवजा, कृपया इसे उपहार समझें। जब उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उतारी तो चुभन महसूस होने पर गोंगसुन यांग के होंठ फड़कने लगे। उस अंतरस्थानिक घेरे में वे संसाधन थे जो उसने बड़ी कठिनाइयों से बचाए थे। इसमें वे खजाने भी शामिल थे जो उसने प्रशिक्षण अभियानों के दौरान प्राप्त किए थे। गोंगसुन यांग के बगल में गोंगसुन जी की पलकें फड़क उठी, इससे पहले कि उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उतार दी। अपने सामने रखे 2 अंतरस्थानिक छल्लों को देखकर ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह काफी आश्चर्यचकित था। उन्हें उनसे इतनी दूरदर्शिता की उम्मीद कभी नहीं थी। वास्तव में उनका उन्हें जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। वे स्वर्ग मार्शल सिटी में मनमानी कर सकते थे, लेकिन सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। कानून प्रवर्तन दल के नेता के चेहरे पर मुक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर उसने उसे और उसकी टीम को मार डाला होता तो यह बिल्कुल अलग बात होती। टेबल पर रखी अंतरस्थानिक अंगूठियों को देखकर ये यून आगे बढ़ी और गोंगसुन यांग की चिंतित निगाहों के नीचे से एक अंगूठी उठा ली। स्कैन की मदद से ये यून को पता चल गया कि अंदर क्या है। इन दोनों व्यक्तियों की संपत्ति ये यून के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। ली फायर सेक्ट से आने के बावजूद तुम दोनों इतने गरीब क्यों हो? ये यून के ये शब्द सुनते ही गोंगसुन जी और गोंगसुन यांग के गाल फड़कने लगे। ये यून के इस तरह के ताने सुनकर उनके चेहरे पहले से ही लाल हो रहे थे। वे बस सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। गरीब होने के बावजूद तुम्हारा रवैया बुरा नहीं है। यहाँ से चले जाओ। ये यून ने हाथ हिलाया और मुड़कर 6 स्वॉर्ड्स इनकी ओर चलने लगा। गोंगसुन यांग और उनके साथी बेहद दुखी थे। वे इतने आक्रामक रवैये के साथ आए थे, लेकिन उन्हें निराश होकर भागना पड़ा। यहाँ तक कि उनके अंतरस्थानिक छल्ले भी पीछे छूट गए। गोंगसुन यांग ने कुछ गहरी सांसें ली और अपना वॉइस ट्रांसमिशन टोकन निकाला। उसने पहले सोचा था कि लिन परिवार में जियांग येदाओ द्वारा पीटे जाने वाला दिन उसके जीवन का सबसे अपमानजनक दिन था, लेकिन किसे पता था कि आज का अपमान उस दिन से भी बदतर होगा।
अध्याय 598 ध्यान आकर्षित करना। इस समय खजाना घर में मार्शल एलायंस के राजदूत को हेवन मार्शल सिटी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। वे विभिन्न बड़े पारिवारिक कुलों द्वारा उन्हें उपहार स्वरूप दिए गए विभिन्न खजानों का निरीक्षण कर रहे थे। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों ने खजाने के बारे में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से जानकारी दी। उन्होंने कई पौराणिक कहानियों का भी जिक्र किया, जिससे ये काफी रोचक बन गया। जब तक ली फायर सेक्ट के एल्डर गोंगसुन को अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि गोंगसुन यांग ने उपद्रवी को सबक सिखाया है और वह अपने मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन संदेश सुनने के बाद कैसा रहा, मामला सुलझ गया है ना। गोंगसुन के बगल में कानून प्रवर्तन टीम के लॉर्ड झांग ने आराम से कहा। हालांकि उनके बोलने से पहले ही उनका अपना ट्रांसमिशन टोकन भी चमक उठा। ये खबर सुनकर लॉर्ड झांग की आंखें खाली निगाहों से देखने लगी। क्या उसके लोग घायल होकर वापस खदेड़ दिए गए थे? कानून प्रवर्तन टीम की नर्म भाषा में दी गई रिपोर्ट के बावजूद ये तथ्य कि टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था और उसे अपने एक अधीनस्थ से रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी, लॉर्ड झांग को पूरी तरह से स्तब्ध करने के लिए काफी था। उनके हेवन मार्शल सिटी की कानून प्रवर्तन टीम एक अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन अंत में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद था। क्या हुआ? मार्शल एलायंस के राजदूत ने अपना सिर घुमाकर झांग से पूछा। झांग का चेहरा बिगड़ गया। पहले तो राजदूत के यहाँ होने पर सुरक्षा संबंधी कोई समस्या होना उनके लिए अच्छा नहीं था, और अब जब कानून लागू करने वाले अधिकारी अपना काम करते हुए अपराधी के हाथों पिट गए तो भला उन्हें शर्म क्यों नहीं आएगी। हालांकि वह जानता था कि इस मामले को छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ है। राजदूत को इस मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह बात स्वतः ही उनके कानों तक पहुंच जाएगी। उन्हें मजबूरी में यही कहना पड़ा, लॉर्ड एम्बेसडर के आदेश पर मेरे अधीनस्थ की कानून प्रवर्तन टीम कानून लागू करने के लिए 6 स्वॉर्ड्स इन गई थी, लेकिन अपराधी ने घमंड दिखाया और मेरे आदमियों को पीट दिया। वह अभी भी फरार है और शायद मुझे खुद जाकर उससे निपटना पड़े। अधेड़ उम्र के विद्वान थोड़े स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात पर भी थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि उनकी हैरानी बस इतनी ही थी। मार्शल एलायंस बहुत विशाल था और उसकी शक्ति तियान युआन जगत में फैली हुई थी। हेवन मार्शल सिटी मार्शल एलायंस के अंतर्गत आने वाले शहरों में से एक था, इसलिए भले ही वह शहर बहुत बड़ा था, अधेड़ उम्र के विद्वान के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। It was a trivial matter to him that the Heaven Marshal City law enforcement team, which was set up by the Marshal Alliance, had been brutally beaten up. It was not to the point of violating the dignity of the Marshal Alliance or pushing him to the brink of anger. Interesting. Your men from the law enforcement team have to pay attention to increasing your strength. The middle-aged scholar nonchalantly said it without putting too much thought to it. At the same time, he subconsciously glanced in the direction of the 6 swords in. This glance was just on exploratory whim. As Lord Zhang from the law enforcement team mentioned the 6 swords in, it had attracted the middle-aged scholar's attention. After all, the 6 Swords Alliance had been repressed so badly in recent years that it was quickly dissolving. Some of the 6 member factions of the 6 Swords Alliance were already planning on joining the Marshal Alliance. The middle-aged scholar wanted to see if the troublemaker was someone from the 6 Swords Alliance. He wanted to know if the person had deliberately stirred up trouble because he was dissatisfied with the dissolution of the 6 Swords Alliance. However, what the middle-aged scholar saw from the glance stunned him. How could that be? At this moment, in the 6 Swords Inn, Ye Yu had returned to his room and he was looking at Ah Hyu and their cousin standing in the corridor. Ah Hyu's cousin knelt down on the ground with a thud. Hero Jing, this little May was blind and ignorant. Please do not take whatever actions this little one did to heart. This youth was one shameless person who bullied the faint-hearted but feared the sturdy. He previously thought that Ye Yu would be taken away by the law enforcement team, but now Ye Yu's display of his strength dumbfounded him. It had already exceeded the scope of his understanding. He was worrying that the offensive actions he did previously would make Ye Yu unhappy, so he quickly knelt down and pleaded. Ye Yu could not be bothered with this youth at all as he said to Ah Hyu, in a while there should be some people coming. Hide in the room and do not come out. I might not be a match for the person that comes this time. When this matter is settled, I will take you to Treasure House to buy pills. The pills that you will be buying will improve a portion of your body. Using too much would be ineffective, but even so it would let your talent rise to the standards of a large faction's elite. It would be no problem for you to join any powerful faction of the Tian Yuan world after that. Pills that improved one's physique was most effective towards a person with a weaker physique. Upon reaching a standard level, pills that could result in any effect became more and more rare, and the efficacy would slowly decrease. यह एक कुपोषित बच्चे की तरह था जो केवल अनाज और सब्जियां खाता था। कभी कभार मांस का एक टुकड़ा खाने से उसका रंग गुलाबी हो जाता था और उसका शरीर मजबूत हो जाता था। हालांकि अगर कोई बच्चा पहले से ही अच्छी तरह से पोषित हो तो उसे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खिलाने से भी वह केवल मोटा ही हो जाएगा। उसके लिए लंबा या मांसपेशियों वाला होना असंभव था। धन्यवाद बड़े भाई जियांग। Ah Hyu भी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता झलक रही थी। वह जानता था कि ये यून के स्तर पर वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये यून उससे कुछ भी मांगे तो वह बिना किसी संकोच के उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस खेती करने में कड़ी मेहनत करें। जैसे ही ये यून ने ये कहा, अचानक
ओह, उसी क्षण उसे अपने पूरे शरीर में एक हल्की ठंडी अनुभूति का अनुभव हुआ। यह उसके शरीर में गहराई तक समा गई, मानो यह उसे पूरी तरह से भेद रही हो। कौन? ये यून ने तुरंत अपना हाथ अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी पर रख दिया। अचानक जासूसी किए जाने पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हेवन मार्शल सिटी की बागडोर मार्शल एलायंस के हाथों में होने और कानून प्रवर्तन टीम को हराने जैसे उसके आक्रामक रवैये के कारण स्वाभाविक रूप से हेवन मार्शल सिटी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि हेवन मार्शल सिटी में असाधारण शक्ति वाला कोई व्यक्ति भी होगा। दिलचस्प, ये यून के कान में एक धीमी सी आवाज गूंजी। कुछ ही क्षणों बाद वह धारणा ज्वार की तरह पीछे हट गई। ये यून ने खजाने की ओर देखते हुए आशंका महसूस की। मानो अंतरिक्ष की परतों से अलग होकर उसने अधेड़ उम्र के विद्वान की आंखों में देखा। अरे, ये तो सच में एक नौजवान है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अधेड़ उम्र के विद्वान की दिलचस्पी बढ़ गई। इससे पहले विभिन्न बड़े गुटों के वरिष्ठों द्वारा उन्हें तरह तरह के खजाने दिखाए जाने के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया सौम्य थी। हालांकि ये यून को देखकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति ली फायर सेक्ट के साथ उपद्रव कर चुका था और कानून प्रवर्तकों को पीट चुका था, वह युवान ओपनिंग क्षेत्र का योद्धा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि जब उसने अपनी अंतर्दृष्टि से उसका विश्लेषण किया तो युद्ध से उत्पन्न अवशिष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव से और सिक्स स्वॉर्ड्स इनके सभी मेहमानों की तुलना करके और आहनु और उसके चचेरे भाई की बातचीत से उस अधेड़ उम्र के विद्वान को यकीन हो गया कि ये उन्हीं अपराधी था। इतनी ताकत वाले एक युवक को देखकर अधेड़ उम्र के विद्वान बेहद आश्चर्यचकित रह गए। इसके अलावा जैसे ही उसने अपनी दृष्टि से उसे स्कैन किया, ये यून ने तुरंत इसका पता लगा लिया। इतना ही नहीं, ये यून उसकी स्थिति का सटीक पता लगाने में भी कामयाब रहा। इसे एक बात ने ही अधेड़ उम्र के विद्वान को और भी उत्साहित कर दिया। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। अधेड़ उम्र के विद्वान ने दिलचस्प शब्द 3 बार दोहराया, जिससे उनके आसपास मौजूद लोग चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से अवश्य मिलना चाहिए। अध्याय 599, बैठक। क्या आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहेंगे? मार्शल एलायंस के राजदूत की बातें सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। कानून प्रवर्तन दल के लॉर्ड झांग ने पूछताछ करने की कोशिश की। राजदूत लॉर्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस अपराधी से मिलना चाहते हो? झांग ने गौर किया कि अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये शब्द सिक्स स्वॉर्ड्स इनकी दिशा में देखने के बाद कहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दिलचस्पी जियांग यीदाओ में थी, जिसने ली फायर सेक्ट की दुकान पर हंगामा खड़ा किया था। उसके जैसा एक छोटा सा जूनियर भी मार्शल एलायंस के राजदूत का ध्यान इतना आकर्षित करने में कामयाब रहा कि वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। झांग थोड़ा हैरान रह गया, जबकि ली फायर सेक्ट के एल्डर थोड़े अचंभित थे। अधेड़ उम्र के विद्वान ने मूल्यांकन के लिए दिलचस्प शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वे क्रोधित नहीं दिखे। ये स्थिति अच्छे संकेत नहीं दे रही थी। अपराधी, अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, अपराधी शब्द का प्रयोग करना कुछ अतिशयोक्ति है। एक युवा व्यक्ति को कम उम्र से ही सफलता मिलने की संभावना होती है, इसलिए वह कुछ हद तक दिखावटी हो सकता है, इसलिए ये शब्द प्रयोग करना स्वाभाविक है। नवयुवक, ये शब्द सुनते ही उस सुंदर युवक ने, जो पूरे समय उस अधेड़ उम्र के विद्वान के साथ था, अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उस अधेड़ उम्र के विद्वान के लहजे से ऐसा लगता है कि गोंगसुन यांग और उसके साथियों को हराने वाला एक युवक था। देखने से तो यही लगता था कि यह युवक गोंगसुन यांग जैसे निकम्मे से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इतना ही नहीं, उसने अधेड़ उम्र के विद्वान से दिलचस्प शब्द भी का हलवा लिया था। तो वह दिलचस्प है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उस आकर्षक युवक ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अनजाने में अपनी उंगलियों के जोड़ों को चिपकाया। अधेड़ उम्र के विद्वान ने इस छोटी सी हलचल को देखा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने झांग से बात जारी रखते हुए कहा, युवक जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा आपके कानून लागू करने वाले अधिकारी हमेशा से ही सख्त और कठोर व्यवहार वाले रहे हैं। ली फायर सेक्ट में शायद कुछ अहंकार के दौर रहे होंगे, इसलिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। उनका आपके आदमियों को अचानक पीट देना भी एक सामान्य बात है। सामान्य? गोंगसुन डिंग अवाक रह गया। उनके लिए फायर सेक्ट की मैन रैंक की दुकान नष्ट हो गई थी और 10 से अधिक लोग अपंग हो गए थे। यहां तक कि जांच करने गए कानून प्रवर्तन दल के नेता की भी जमकर पिटाई की गई थी। फिर भी इस पर उस अधेड़ उम्र के विद्वान की टिप्पणी सामान्य थी। अगर यह बात किसी और के मुंह से निकली होती तो गोंगसुन डिंग अपना आपा खो बैठता। लेकिन जब ये बात मार्शल एलायंस के राजदूत के मुंह से निकली तो वह और क्या कह सकता था। राजदूत महोदय, यदि हम इस मामले में सजा नहीं देते हैं तो भविष्य में हमारी कानून प्रवर्तन टीम, झांग ने मुश्किल स्थिति में फंसते हुए कहा। वह समझ गया था कि अधेड़ उम्र के विद्वान के लहजे से उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उस युवक ने अधेड़ उम्र के विद्वान की रुचि जगा दी थी। यह अच्छी खबर नहीं थी। इसके बाद उनकी कानून प्रवर्तन टीम अपनी गरिमा कैसे बनाए रख पाएगी? अधेड़ उम्र के विद्वान ने कहा, दंड देना आवश्यक है। किसी युवक का अपनी क्षमताओं के बल पर मनमानी और अहंकार करना उचित नहीं है। उसे चेतावनी देना आवश्यक है। जब अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये शब्द कहे तो गोंगसुन डिंग पूरी तरह से अवाक रह गया। सिर्फ चेतावनी देना? हेवन मार्शल सिटी में लड़ाई छिड़ जाना झांग और गोंगसुन डिंग की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा आघात था। हालांकि उस अधेड़ उम्र के विद्वान के लिए यह बच्चों की लड़ाई जैसा था। उन्होंने इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। एल्डर गोंगसुन, आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको स्वाभाविक रूप से आवश्यक मुआवजा दूंगा। चूंकि आपकी दुकान तोड़ दी गई है, इसलिए मैं आपको एक और दुकान खोलने की अनुमति दूंगा। अधेड़ उम्र के विद्वान ने हल्के स्वर में कहा। उनके स्तर के व्यक्ति के लिए 10 से अधिक ली फायर सेक्ट के गार्डों को घायल करना, जो कि बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें एक और दुकान देना ही पर्याप्त मुआवजा था। जब उस अधेड़ उम्र के विद्वान ने ऐसा कहा तो गोंगसुन डिंग और झांग को अनिच्छा के बावजूद भी उसके पीछे पीछे सिक्स स्वॉर्ड्स इन जाना पड़ा।
ट्रेजर हाउस से बाहर निकलते ही उन्हें कुछ शर्मिंदा दिखने वाले लोग मिले। उनका नेतृत्व गोंगसुन यांग कर रहे थे। टेढ़ी नाक वाला आदमी और गोंगसुन जी पहले ही गायब हो चुके थे। गोंगसुन जी को मामूली चोटें आई थी, इसलिए वह ठीक था। वहीं टेढ़ी नाक वाले आदमी की नाक उसके चेहरे में धंस गई थी और वह देखने में बेहद बदसूरत लग रहा था। केवल गोंगसुन यांग ही भाग्यशाली रहा जो अपनी गरिमा का त्याग करके और एक अंतरस्थानिक अंगूठी के साथ विनती करके बच निकला। इसलिए गोंगसुन यांग अकेले ही रिपोर्टिंग करने के लिए लौट सकती थी। अधेड़ उम्र के विद्वान को अपनी ओर आते देख गोंगसुन यांग घबरा गया। वह दक्षिणी सागर के एक बर्बर व्यक्ति से निपटने के लिए दबंग रवैया अपनाते हुए गया था, लेकिन उसकी पूरी टीम को पीछे हटना पड़ा। वह इतना शर्मिंदा था कि यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। महोदय, राजदूत महोदय, गोंगसुन यांग ने धैर्यपूर्वक सलाम किया। अधेड़ उम्र के विद्वान ने हल्के से सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि उनके पीछे खड़े आकर्षक युवक ने उपहास किया। उसने आवाज में संदेश भेजा, क्या बकवास है, आवारा कुत्ते की तरह लौट रहा है आप। गोंगसुन यांग उसे घूरता रहा और उसका चेहरा लाल हो गया। ये सुंदर युवक सिर्फ इसलिए इतना घमंडी हो गया था क्योंकि वह स्वर्गीय दाव संघ का सदस्य था। उसने उसका कई बार मजाक उड़ाया था। वह अब इसे कैसे चुपचाप सहन कर सकता था। बस करो। ठीक इसी क्षण गोंगसुन डिंग की युवांची संचार की आवाज गोंगसुन यांग के कानों में गूंजी। हालांकि उस सुंदर युवक ने बिना मुंह खोले केवल आवाज के माध्यम से ही संदेश भेजा था, लेकिन गोंगसुन यांग की प्रतिक्रिया और उसके द्वारा उस सुंदर युवक को घूरने से गोंगसुन डिंग को यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ होगा। दरअसल न केवल गोंगसुन डिंग बल्कि उस अधेड़ उम्र के विद्वान ने भी इसे देखा था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। गोंगसुन डिंग भी उस सुंदर युवक के उपहास के आगे बेबस थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने उस बर्बर को हरा दिया होता तो क्या ये सब होता? क्या इसे हमारे लिए फायर सेक्ट का उपहास होता? गोंगसुन डिंग ने गोंगसुन यांग की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने से नाराजगी जताते हुए अपनी आवाज प्रसारित की। गोंगसुन यांग ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि वे लगभग फट गए, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके पास गोंगसुन डिंग के शब्दों का खंडन करने का कोई साधन नहीं था। वह हताशा से भीड़ के पीछे पीछे ही चलता रहा। वह उस सुंदर युवक से बेहद नफरत करता था और जियांग यीदाओ से भी, जिसने उसे 2 बार कुचला था। पूरा समूह ही विशेषज्ञ था, इसलिए भले ही वे धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में वे ट्रेजर हाउस से 6 स्वॉर्ड्स इन तक पहुंच चुके थे। यही है क्या? अधेड़ उम्र का विद्वान 6 स्वॉर्ड्स इन के सामने हाथ पीठ पर रखे खड़ा था। उससे एक प्रेरणादायक आभा निकल रही थी। वहां से गुजरने वाले राहगीर उसकी ओर एक नजर डाल रहे थे। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि वह अधेड़ उम्र का विद्वान कौन था, लेकिन वे यह महसूस कर सकते थे कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। 6 स्वॉर्ड्स इन का दरवाजा पहले ही नुकीली नाक वाले आदमी ने तोड़ दिया था। पूरी सराय अस्त व्यस्त थी और वहां मचे हंगामे को देखते हुए अभी भी कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि सभी लोग अनजाने में उस अधेड़ उम्र के विद्वान से बच रहे थे। इससे वह जगह काफी सुनसान लग रही थी जहां वह खड़ा था। अधेड़ उम्र के विद्वान ने केवल प्रतीक्षा की और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। और ठीक उसी क्षण नीले वस्त्र पहने एक युवक हाथ में कृपान लिए हुए अस्त व्यस्त 6 स्वॉर्ड्स इन से बाहर निकला। ये युवक देखने में बहुत साधारण लग रहा था और भीड़ में अलग दिखने वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसके शरीर से एक ऐसी जीवंत आभा निकल रही थी जो लोगों को आशंकित कर देती थी। ये युवक असल में ये यून ही था जो स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक का इस्तेमाल कर रहा था। इस अद्भुत रहस्यमयी तकनीक से वह अपना रूप, आभा और यहाँ तक कि अस्थि आयु भी बदल सकता था। इसके अलावा उसके घमंड के कारण लोगों के लिए इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जिसे अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक भरोसा था, उस यून से जोड़ना बहुत मुश्किल था जो लगभग 7 साल पहले गायब हो गया था। अधेड़ उम्र के विद्वान और ये यून ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये वही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये यून ने उस अधेड़ उम्र के विद्वान से एक जानी पहचानी आभा महसूस की। पहले जिस जिज्ञासा भरी ऊर्जा से उसे सिहरन हुई थी, वह स्पष्ट रूप से इसी व्यक्ति से आ रही थी। अध्याय 600 निमंत्रण। तुम्हारा नाम क्या है? अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये यून की ओर देखते हुए उससे पूछा। ये यून एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने भावहीन ढंग से 3 शब्द कहे, जियांग यीदाओ। यह आपका पदनाम है। मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। यहाँ आते समय अधेड़ उम्र के विद्वान ने ये यून की उस घोषणा के बारे में पहले ही सुन लिया था कि उसे अपने ही स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ कभी भी दूसरे कृपाण हमले का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी उन्हें काफी रोचक लगी। ये यून ने बिना पलक झपकाए कहा, यह उपाधि मेरा नाम है। अगर कभी ऐसा क्षण आए जब मैं इस उपाधि के योग्य न रहूं तो मेरे लिए नाम का कोई महत्व नहीं रहेगा। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, सचमुच युवा लोग उद्दंड होते हैं। बगल में खड़े गोंगसुन यांग ने ये सुनकर दांत पीस लिए। इस जियांग यीदाओ को तो ये भी नहीं पता था कि उसका बाप कौन है या उसका उपनाम क्या है। उन्होंने अपने जीवन में पहले भी कई दबंग लोगों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के दबंगपन को इस हद तक पहुंचते देखा था। इस व्यक्ति ने मार्शल एलायंस के राजदूत के सामने इस तरह के अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत की और हेवन मार्शल सिटी में लोगों को घायल कर दिया, साथ ही कानून प्रवर्तकों की बेरहमी से पिटाई भी की। फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद वह इतना दबंग कैसे बना रहा? आखिर वह खुद को क्या समझता था? गोंगसुन यांग की बस यही इच्छा थी कि यून मार्शल एलायंस के राजदूत को नाराज कर दे, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक ऐसा थप्पड़ पड़े जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। हालांकि उस अधेड़ उम्र के विद्वान द्वारा कहे गए अगले वाक्य ने गोंगसुन यांग को इतना उत्तेजित कर दिया कि वह लगभग अपनी जीभ ही काट बैठा। अधेड़ उम्र के विद्वान ने धीरे से ताली बजाई और धीमी आवाज में कहा, प्रतिभाशाली लोगों का अहंकारी होना स्वाभाविक है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, लेकिन अगर आप में प्रतिभा की कमी है तो इतना घमंड करना मूर्खता है। अगर आप मुझे अपनी योग्यता साबित कर दें तो मैं आपको स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश दे सकता हूं।
स्वर्गीय दाओ संग। जैसे ही गोंगसुन यांग ने ये सुना, उसके दिल में घबराहट सी दौड़ गई। उसने इतनी मेहनत की थी और अभी तक इस संगठन में प्रवेश नहीं कर पाया था। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण पद उस अधेड़ उम्र के विद्वान द्वारा जियांग येदाओ को दे दिया गया। एक व्यक्ति जिसने उनके लिए फायर सेक्ट की दुकान को नष्ट कर दिया था और एक अपराधी जिसने जानबूझकर हेवन मार्शल सिटी में गड़बड़ी पैदा की थी, उन्हें ऐसा अवसर मिल गया जबकि वह स्वयं। अधेड़ उम्र के विद्वान के शब्दों ने गोंगसुन यांग को उदास कर दिया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। इस समय मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के बगल में खड़े बड़े गुटों के कई बुजुर्गों को पहले से ही इस संभावना का एक स्पष्ट पूर्वाभास हो गया था, जब मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने ये उनका वर्णन करने के लिए लगातार दिलचस्प शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि जो कुछ हुआ वह उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें ज्यादा आश्चर्य भी नहीं हुआ। केवल गोंगसुन डिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे यह बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। जिस लड़के ने उनके लिए फायर सेक्ट के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा था, वह हेवनली दाओ यूनियन में प्रवेश कर सकता है, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक मजाक बन गया हो। हालांकि अधेड़ उम्र के विद्वान के सामने उन्होंने जरा सी भी आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय दाओ संग। जब ये यून ने अधेड़ उम्र के विद्वान के शब्द सुने तो ये यून की आंखों में एक अदृश्य रहस्यमय किरण कौंध गई। ये यून को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके पास स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करने की योग्यता थी। उसकी प्रतिभा ही उसे प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त थी। दरअसल ये यून ने शुरू से ही इस तरह के परिदृश्य पर विचार कर लिया था। अपनी शक्ति का उपयोग करके वह ब्लड मून का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि वह स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश कर सके। और स्वर्गीय दाओ संघ में उसके पास ऐसे और भी मार्ग होंगे जो स्वर्गीय दाओ संघ के मूल रहस्यों के साथ उसकी बातचीत में सहायता करेंगे। हालांकि ये यून को कभी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। योग्यता प्राप्त होने के बावजूद ये यून ने तुरंत सहमति नहीं दी। अपने युवा और अभिमानी स्वभाव के कारण अगर वह तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो दूसरे उस पर संदेह करने लगते। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। ये यून मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि मैं स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करना चाहता हूँ? मैं इसके बारे में जानता हूँ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत से लोग हर हाल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही वजह है कि मुझे ऐसी जगह में प्रवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया में इससे बेहतर मौका कैसे मिल सकता है? आप संसाधन और विरासत प्रदान करते हैं और जब तक किसी के पास प्रतिभा है वह वहां प्रवेश कर सकता है और उसे निखार सकता है। सभी को लाभ ही लाभ। इस संसार में कोई भी काम बिना लाभ के नहीं होता। स्वर्गिक दाओ संघ में प्रवेश करने पर मुझे जो लाभ प्राप्त होंगे उसके लिए मुझे निश्चित रूप से उचित कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यून के ऐसा कहने के बाद अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी आंखें फिर से सिकोड़ ली और उनकी आंखों से एक अवर्णनीय अजीब सी किरण निकली। हालांकि अधेड़ उम्र के विद्वान के पीछे खड़े उस आकर्षक युवक की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तुम क्या कह रहे हो? एक गौरवान्वित स्वर्गीय दाओ संघ के सदस्य के रूप में वही उनको अपने गौरव के पात्र का अपमान करने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी स्वर्गीय दाओ यूनियन कैसे कार्य करती है इस पर सवाल उठाना तुम्हारे जैसे चींटी के बस की बात नहीं है। बोलते बोलते उस सुंदर युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार भूत की तरह प्रकट हुई और उसने तलवार की नोक यून की बाहों की ओर कर दी। ऐसा लगता है कि आपने कहा था कि अपनी ही उम्र के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ आपको कभी दूसरे तलवार हमले की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आपको दूसरा तलवार हमला करने के लिए मजबूर कर दे तो आपको नाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप दूसरे तलवार हमले में भी जीत नहीं सकते या हार भी सकते हैं तो क्या आप आगे न जीने की योजना बना रहे हैं? उस सुंदर युवक ने ठंडे स्वर में कहा। वह यून के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि वह भी अहंकारी था, फिर भी उसने अधेड़ उम्र के विद्वान के सामने सम्मान बनाए रखा। उसने सीमा पार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह असभ्य व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझता था कि उसने अधेड़ उम्र के विद्वान को भी नीचा दिखाया। दाओ सीप क्षेत्र के शुरुआती चरण में होने के बावजूद तुम मुझसे लड़ने के लिए इतनी ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत कैसे करते हो? ये यून हंसते हुए बोला। हमेशा से मैं ही ऊंची उड़ान भरकर दूसरों से लड़ता आया हूँ। मैंने कभी किसी को मुझसे लड़ने के लिए ऊंची उड़ान भरते नहीं देखा। ये सुंदर युवक लगभग 17 वर्ष का था। वह इतनी कम उम्र में ही इतनी उच्च साधना और नियमों की असाधारण समझ के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन ये यून की नजर में ये कुछ भी नहीं था। ओह! उस सुंदर युवक की निगाहें तुरंत तीखी हो गईं। वह ये यून को कमतर नहीं समझता था। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो ये यून का साधना स्तर उससे कहीं अधिक था, इसलिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराने के लिए साधना स्तर में छलांग लगाना बहुत मुश्किल होगा। यदि ये यून का साधना स्तर भी उसके समान होता और उस आकर्षक युवक के व्यक्तित्व को देखते हुए वह अब तक अपनी चाल चल चुका होता। इस समय अधेड़ उम्र के विद्वान ने कहा, मेरी मार्शल एलायंस की कार्यप्रणाली को आप जैसे युवा पीढ़ी के सदस्य को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं इस बारे में भी बात करूंगा। तियान युआन दुनिया अभी भले ही शांत दिखती हो, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर उथल पुथल मची हुई है। एक बड़ी आपदा आने वाली है। लाखों साल पहले एक ऐसी विपत्ति आई थी। इसने तियान युआन जगत की मूल मार्शल आर्ट सभ्यता को नष्ट कर दिया था। इस विपत्ति के परिणाम दूरगामी थे और आपकी कल्पना से परे हैं। इसने अनगिनत मार्शल आर्ट विरासतों को नष्ट कर दिया। न केवल मार्शल आर्ट विरासत बल्कि ऐतिहासिक अभिलेख भी अवशेष के रूप में ही बचे रहे। भविष्य में शायद ऐसी विपत्ति दोबारा न आए, लेकिन लालची निगाहों से हमें घूरती हुई निर्जन जाति और शाश्वत भंवर में छिपी विनाश की विशाल आंख ही इस विपत्ति का कारण हो सकती है। इतने सारे पूर्वाभासों को देखते हुए मेरे मार्शल एलायंस को स्वाभाविक रूप से कुछ करना ही था। हमने स्वर्गीय दाओ संघ की स्थापना की और करोड़ों वर्षों में संचित विरासत को निकालकर दिव्य राजाओं या यहाँ तक कि अद्वितीय महान सम्राटों की एक पीढ़ी को पोषित किया।
ये केवल मेरे मार्शल एलायंस के लिए नहीं बल्कि तियान युआन जगत के लिए है। ये तियान युआन जगत के योद्धाओं, आम लोगों, आकाश के नीचे रहने वाले सभी जीवों और संपूर्ण मानव जाति के लिए है। अधेड़ उम्र के विद्वान के शब्द कई मील के दायरे में गूंज उठे। उनकी आवाज में एक सशक्त और तीखा भाव था। ये सुनकर आसपास के कई योद्धा भी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में उनके द्वारा कहे गए उत्तेजक शब्दों ने लोगों के दिलों को आसानी से झकझोर दिया। मार्शल एलायंस के लिए यह आसान नहीं है, एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। लाखों वर्षों से मार्शल एलायंस हमेशा शांत रहा है, उसका आधिपत्य जमाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हाल के वर्षों में उनके पास विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मार्शल एलायंस के अलावा मेरा मानना है कि कोई और इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। शाश्वत भंवर में प्रकट हुई विनाश की विशालकाय आंख ने पूरे तियान युआन जगत को झकझोर दिया था। सामने मंडरा रही विपत्ति को देखते हुए मानव जाति को एक नेता की आवश्यकता थी, और मार्शल एलायंस इसके लिए सर्वोत्तम विकल्प था। ये नौजवान बहुत ही उद्दंड है। ये सोचकर कि उसने मार्शल एलायंस पर सवाल उठाया, ये सचमुच लोगों के दिलों में बसी अच्छाई को नहीं जानता। भीड़ की टिप्पणियां स्वाभाविक रूप से मार्शल एलायंस के पक्ष में थीं, जिससे यून अलग थलग पड़ गया। ये दृश्य देखकर उस सुंदर युवक का अहंकार बढ़ गया और उसने ताना मारते हुए कहा, एक धूर्त की तरह जो एक नेक इंसान के इरादों को मापने के लिए अपने ही पैमाने का इस्तेमाल करता है, तुम्हारी क्षमताएं भी वैसी ही हैं। मुझे 3 साल और दे दो, क्योंकि जब मैं दावसी क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें हराना एक मुर्गी को काटने जैसा आसान होगा। अपने ऊपर हो रहे एक तरफा हमले के सामने यून ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पता ही ना हो कि अधेड़ उम्र के विद्वान की बातों का जवाब कैसे दे। यून को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वह उस अधेड़ उम्र के विद्वान के सामने विद्रोही बना रहा तो उसका अंत एक दुखद स्थिति में होगा। क्यों, क्या तुम बोल नहीं रहे हो? यह देखकर कि यून स्पष्ट रूप से दमित थी, उस सुंदर युवक ने आक्रामक स्वर में अभिमानी होकर पूछा। दक्षिण सागर में तुम्हें बस कुछ ही मौके मिले हैं, फिर भी तुम खुद को इतना बड़ा समझते हो। मार्शल एलायंस पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो मजाक है। मार्शल एलायंस की नींव और उस पर मौजूद जिम्मेदारी तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुमने बस कुछ मिट्टी के मुर्गों और मिट्टी के कुत्तों को हराया है और तुम खुद को अजेय समझते हो। जब उस सुंदर युवक ने ये शब्द कहे तो गोंगसुन यांग गुस्से से आग बबूला हो गया। मिट्टी की मुर्गियां और मिट्टी के कुत्ते, क्या यह उन्हीं के बारे में नहीं था? यून ने उस सुंदर युवक की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जियान वुशुन द्वितीय तलवार नहीं कहिए, उस सुंदर युवक ने ठंडे लहजे में कहा। जियान वुशुन। यून दंग रह गया, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने ये नाम खुद ही रखा है। यह उसके नाम की नकल थी। केवल एक ही तलवार का हमला, दूसरा कभी नहीं, इसलिए जियान वुशुन दूसरा नहीं तलवार कहलाता है। यह उनके अपने पद का ही मजाक था। उनके सीधे सादे नाम की तुलना में जियान वुशुन का नाम कहीं अधिक आडंबरपूर्ण था। यह शायद इस सुंदर युवक के स्वभाव का परिणाम था। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नाम चाहता था जो अधिक काव्यात्मक लगे। दूसरों की चालों की नकल करना एक बड़ी कला है, लेकिन तुम किसी उपाधि की भी नकल करते हो। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि अपने ही स्तर के लोगों के खिलाफ तुम्हें दूसरे हमले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है? यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस सुंदर युवक ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, 3 साल बाद आप मुझे आजमा सकते हैं। 3 साल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी साधना के स्तर को दावसी क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक दबा सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, सभी ने यून की आभा को तेजी से कम होते हुए महसूस किया। जल्द ही उसने अपनी साधना का स्तर दबाकर दावसी क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक पहुंचा दिया, ठीक उसी तरह जैसे उस सुंदर युवक ने किया था। दाव बीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण बनाम दाव बीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण। इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें चमक उठी। यून ने केवल अपनी साधना को ही दबा रखा था, लेकिन नियमों के प्रति उसकी गहरी समझ को दबाना मुश्किल था। यदि वह नियमों के प्रति अपनी गहरी समझ को पूरी तरह दबा देता तो युद्ध निरर्थक हो जाता। ज्यादातर समय युवा प्रतिभाओं के बीच की लड़ाइयां कानूनों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि की प्रतियोगिता होती थी। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी साधना को दबाकर रखने वाले व्यक्ति को फिर भी लाभ प्राप्त था, लेकिन इसी कारण ये पता चल पाता था कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है।